मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और हमारे सामीन व नाज़रीन कराम, मैं इरफ़ान आरिफ़ आज अपने इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में वो चाहे हिंदो पाक के शायर, अदीब, दानश्वर हों या हमारे बरे सगीर के या फिर खलीज ममालिक से, वो चाहे दोहा, कतर, ओमान, सऊदी अरब हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो या फिर उर्दू की जहाँ जहाँ भी नई बस्तियाँ आबाद हुई हैं या होती जा रही हैं, वहाँ से हमारे जितने भी शायर, अदीब, मुहक्किक, नक्काद, अदब इत्तफ़ाल के माहिर हम आपके रूबरू लाते रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये एक इत्तेहाद का मरकज़ है, यानी हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो इसी प्रोग्राम की एक कड़ी और आज के हमारे मेहमान, जी हाँ, उर्दू दुनिया के मशहूर व मारूफ शायर और समाजी हकीकतों को बेनकाब करने वाले शख्स और अदीब हमारे दरमियान हैं। जी हाँ, राजेश रेड्डी साहब। मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी मेज़बान और ख़ुद हमारे मेहमान आपके रूबरू आएंगे, वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता जाऊँगा कि ये स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं विविध भारती जैसे अदारे के, और इस वक्त जितनी भी हमारी दुनिया, उर्दू दुनिया है, हिंदी में भी ये उतने ही मारूफ हैं, लेकिन चूंकि मैं उर्दू के हवाले से बात करूँगा कि ये बहुत सारे अशार हैं इनके, लेकिन जो ज़ुबान ज़द और ज़ुबान आम हैं, मकबूल आम जिन्होंने कबूलियत हासिल कर ली है, मैं कहूँगा तो मैं आप भी साथ साथ में यकीनन वो दोहराएंगे कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। और जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इसको सुन के हम बड़े हुए हैं कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ये आज के इस दौर का इतना बड़ा अलमिया है, एक सच है, एक रियलिटी है कि जो हो रहा है हमारे समाज में, हमारे आसपास, वो देख के यकीनन हमारी नस्लें जो हैं वो खौफज़दा हैं। बहरहाल इसी के साथ साथ मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उनको अपने मेहमान, अपने मेज़बान दोनों को दावत दूंगा कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, यानी ये शेर इनका इतना मकबूल है कि मैं यहाँ कुछ ना कहते हुए बस ये शेर पढ़ रहा हूँ कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। जहाँ माँ के हवाले से बहुत सारे शेर और बहुत सारे शायर, लेकिन वहाँ आज आपके रूबरू राजेश रेड्डी साहब हैं। तो मैं अपनी मेज़बान प्रतिमा सिन्हा साहिबा से कहूँगा कि वो हमारे दरमियान आएँ, हमारे मेहमान का भरपूर इस्तकबाल करें, खुश आमदीद कहें। हमें ये फ़ख्र है, हमें ये एज़ाज़ है कि आज हमारे दरमियान राजेश रेड्डी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, बाइज़्ज़त व एहतराम इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ उस शख्सियत का जिनकी कलम ही उनका तारुफ है, जिनकी शायरी सुन कर के बहुत से बच्चे इंसान बने हैं, न सिर्फ बड़े हुए हैं बल्कि बड़े इंसान बने हैं, अगर वो उस शायरी को समझ पाए हों तो। और आज मेरा हाल यूँ है कि किसी बच्चे को बिन मांगी मुराद मिल जाए कि मैं राजेश रेड्डी सर को पढ़ के
तन्हाइयों में पढ़ के वाह-वाह किया करती थी अपने आप से ही, आज मैं उनसे रूबरू हूँ, उनसे बात कर रही हूँ और न सिर्फ बात कर रही हूँ बल्कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं उनसे कुछ सवालात कर सकूँ, जो मेरे तईं तो एक गुस्ताखी है मगर फिर भी आज मेरा ये फ़र्ज़ भी है तो अपने फ़राइज़ को भी मैं अंजाम दूँगी। और सर को मैं नमस्ते भी कहूँगी, सलाम कहूँगी, आदाब कहूँगी और आदाब। प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही उनका बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने उर्दू अदब को वो दिया है जिसको सँजोने में सदियाँ लगती हैं, बनाने में सदियाँ लगती हैं। और इरफ़ान साहब ने आपके अशआर के साथ आपको आवाज़ दी है, लेकिन मैं एक अशआर ज़रूर आपका एक शेर यहाँ पढ़ के अपनी बात शुरू करना चाहूँगी कि दोस्तों का क्या है वो तो यूँ ही मिल जाते हैं मुफ़्त, रोज़ एक सच बोल कर दुश्मन कमाने चाहिए। तो इतना खूबसूरत फ़लसफ़ा देने वाले राजेश रेड्डी साहब हमारे सामने हैं। सर आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया और खैर मक़दम। मेरा पहला सवाल या कह लें एक मेरे मन की एक छोटी-सी जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी आप जैसे जब आप सामने हो और मुझ जैसे फ़ैन सामने हो, मुरीद सामने हो, तो हम लोग आपको गूगल पर भी ढूँढा करते हैं, यहाँ-वहाँ आपके अशआर आपके बारे में। तो आज मैंने जब बिलख़ुसूस इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए गूगल पे आपको आपकी बारे में सर्च करना शुरू किया, तो गूगल में कई लोगों ने कई चीज़ें आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में लिखी हैं, पैदाइश का जो शहर है, बाकी चीज़ें। तो उन सबको दरकिनार करते हुए आज पूरी सनद के साथ आपकी आवाज़ में, आपके ही ज़रिए आपका जो इंट्रोडक्शन है हम चाहते हैं कि लोगों को मिले कि आप कहाँ आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी, आपकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत, उसके बारे में हमें बताएँ ताकि ये सनद रहे कि आपने खुद कहा है। राजेश रेड्डी सर। शुक्रिया प्रतिमा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत तारुफ के लिए। और सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ इरफान भाई का, जिन्होंने इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने दोस्तों से मिलने और बात करने का मौका दिया और बहुत अच्छी शुरुआत हुई, तो मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ। प्रतिमा जी, आपने जो पूछा कि मेरी पैदाइश कहाँ हुई और बचपन कहाँ बीता, तो मेरा ननिहाल रहा नागपुर। मेरी पैदाइश वहाँ की है, नागपुर महाराष्ट्र। जी, जी, तो जी। मैं नागपुर महाराष्ट्र, जी। नागपुर में पैदा ज़रूर हुआ क्योंकि वो मेरा ननिहाल था, लेकिन मेरी परवरिश सब जयपुर में हुई, राजस्थान में। तो मैं पला-बढ़ा, सारी शिक्षा-दीक्षा, पढ़ाई-लिखाई सारी कुछ वो जयपुर में ही हुई और मैं अपने आप को जयपुर का ही कह सकता हूँ, हूँ। हुआ यूँ था कि जी। नागपुर में हमारे वालिद साहब एक पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में काम करते थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और एक पूरा एक सेक्शन जी। उनका जयपुर ट्रांसफ़र हुआ, तो हमारे वालिद साहब भी जयपुर चले गए, जयपुर शिफ्ट हुए। तो हमारी पूरी फैमिली फिर जयपुर हुई। तो फिर वो बहुत बचपन से लेके फिर आखिर तक पिताजी वहीं रहे और मैं भी मतलब 84 में मैं जयपुर नौकरी के सिलसिले में उधर घूमते-घामते मैं बाहर निकला। तो मेरी सारी जी। परवरिश और सारा कुछ तैयारी कह लीजिए, वो सब जयपुर में की ही है। तो मैं पैदा ज़रूर नागपुर में हुआ, लेकिन पला-बढ़ा जयपुर में। जी। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत बात और ऑथेंटिक तौर पे हमारे सामने आई है कि नागपुर में आपकी पैदाइश हुई और बाकी आपकी परवरिश और तरबियत जयपुर की रही। यानी महाराष्ट्र कुछ रहा और काफ़ी कुछ राजस्थान रहा। लेकिन आपके साथ जो एक साउथ इंडियन होने का भी आपकी पहचान है, उसके बारे में हमें कुछ बताएँ कि आप, क्योंकि हम लोग कभी ये कहते हैं, कई जगह सुना है कि साउथ इंडियन है मगर हिंदी, उर्दू पे आपकी ऐसी गहरी पकड़ है। तो ये बैकग्राउंड क्या है आपका? जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि हम लोग ओरिजिनली हैदराबाद के को बिलॉन्ग करते हैं, हमारे जो सब बुज़ुर्ग लोग जो हैं सब। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे वालिद साहब नागपुर में थे, जी। लेकिन उनकी परवरिश हैदराबाद में हुई। तो हमारा रिश्ता हैदराबाद से यूँ है कि ओरिजिनली हम लोग जी। हैदराबाद के हैं, लेकिन फिर नागपुर में पिताजी सेटल हुए, फिर उसके बाद जयपुर, ये सब कुछ। तो लेकिन मैं खुद बज़ाते खुद जो है, हैदराबाद हमारा बचपन में बहुत जाना होता था, साल में एक बार लगभग किसी फंक्शन में, कभी छुट्टियों में, इस तरह से। लेकिन जो कुछ रहा जी। वो फिर नॉर्थ इंडिया में रहा। तो हिंदी में ही मैंने पढ़ाई-लिखाई की, जी। फिर उर्दू सीखी, जब गज़ल का जादू सवार हुआ। तो हैदराबाद से ताल्लुक़
जी उस तरह से ज़रूर है कि हमारी जड़ें वहाँ हैं, लेकिन जो सारा जी। कुछ जो परवरिश हुई, तरबियत हुई, वो नॉर्थ इंडिया, जयपुर में हुई और उसके बाद मैं बॉम्बे में हूँ। जी। क्या बात है! हैदराबाद, नागपुर, जयपुर, फिर पूरा हिंदुस्तान, फिर पूरी दुनिया और फिर हर दिलों में आप आ गए, आपका मुकाम हुआ, आप मकीम हुए हर दिल के और बेशक आज के दौर के सबसे बड़े शायरों में से आपका नाम सबसे अव्वल आता है और हम जैसे तमाम लोग आपको पढ़कर शेरो शायरी करना सीखते हैं, समझते हैं और उसकी अहमियत जानते हैं। तो सर अब आप सामने हैं तो अब ज़ाहिर है और इधर-उधर की बात नहीं हो सकती। हम सीधे शेरो शायरी की बात करते हैं, उर्दू अदब की बात करते हैं। आपकी गज़लें तो अभी हमें सुननी ही है लेकिन पहला जो दिमाग में एक रेशा उभरता है कि बाकी सब तो ठीक था, ये उर्दू से इश्क कब हुआ और क्यों हुआ? और इस इश्क का इश्क की वजह क्या है? इसकी वजह क्या बना? प्रतिभा जी, था यूँ कि ये जो कुछ भी आपका क्रिएटिविटी का सिलसिला होता है, वो बहुत अ, अ, कच्ची उम्र से ही शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं कॉलेज में था तो लिखना पढ़ना मेरा शुरू था और फिर शुरुआत, जी, जैसे मैंने बताया, मैंने हिंदी में एमए किया और तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शुरू में मैं गीत लिखता था और फिर वो गीत जो है वो हुँ, छपते भी थे और मैं स्टेज पे भी पढ़ता था कभी सम्मेलन वगैरह में। लेकिन फिर जी, गीत करते करते फिर और जब आप किसी फील्ड में जाते हैं या लिखने पढ़ने के उसमें, तो आपकी एक संगत बन जाती है, एक दोस्त बन जाते हैं, एक सर्कल बन जाता है। तो उठते बैठते उसमें फिर उर्दू के दोस्त हमारे शामिल हुए, उनसे इंटरेक्शन हुआ, फिर मुशायरे सुनना शुरू हुआ और देखना शुरू हुआ। तो फिर गज़ल का जादू कुछ इस तरह से चढ़ा, तो फिर मैं पूरी तरह से गज़ल का हो गया और अब लगता है कि गज़ल ने भी मुझे अपना लिया। तो और उसके लिए फिर ये हुआ कि जब मैं गीत से गज़ल में आया, तो मैंने बाकायदा ये जी। महसूस किया कि बिना उर्दू जाने, बिना उर्दू समझे, बिना उर्दू सीखे, आप जिस क्या बात है! ज़बान में काम करना चाह रहे हैं, उसमें काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप असातिज़ा को पढ़ेंगे नहीं, ज़बान को सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसकी बारीकियों को महसूस नहीं करेंगे और उसकी गहराई में उतरेंगे नहीं, तो आप हुँ, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है, तो आपको उसको बाकायदा सीखना पड़ता है। तो ये भी एक क्लासिकल आर्ट बिल्कुल। है, गज़ल। तो शायरी को सीखने के लिए और फिर बाकायदा मैंने अब उर्दू ही मेरी ज़ुबान है, उसी में मैं सोचता हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ और इस तरह जी, से बाकायदा मैंने उर्दू मौलवी साहब को रख के सीखी स्क्रिप्ट जी। और फिर अब ये सिलसिला शुरू हुआ। जी। क्या बात है! राजेश सर एक बहुत ही काम की बात जो आपसे बातों-बातों में निकल आई है, जो हम लोग रोज़ यहाँ पे इस प्रोग्राम में करते हैं कि उर्दू अगर आपको उर्दू से इश्क है और उर्दू आप सीखना चाहते हैं, तो उर्दू बोलने से काम नहीं चलेगा जब तक कि खत-ओ-किताबत आप नहीं सीख लेते। उर्दू लिखना नहीं सीखते, उर्दू पढ़ना नहीं सीखते। लेकिन आम तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि उर्दू बहुत कठिन ज़ुबान है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है, इसकी स्क्रिप्ट बहुत मुश्किल है और इसको लिखना-पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो हम बोल भले ही लें शौकिया लेकिन हम इसको पढ़ने से डरते रहते हैं। अब एक उस्ताद के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूँ क्योंकि आप एक उस्ताद भी हैं शायर एक उस्ताद शायर हैं आप। उर्दू को आपने कहा मौलवी साहब से आपने सीखा लेकिन अगर कोई वाक़ई में संजीदगी के साथ उर्दू को सीखना चाहता है लिखना-पढ़ना, तो ये चीज़ आपने कैसे शुरू की? अलिफ जब शुरू किया तो आपके मन में पहला जो एक कैफ़ियत आई होगी वो कैसी आई? कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा आपके लिए उर्दू लिखना सीखना? क्योंकि हमारा हिंदी और उर्दू एकदम ऐसे वाला मामला है। जी। देखिए, हिंदी उर्दू के साथ खूबी और खूबसूरती ये है कि हुँ। सुनने में दोनों एक जैसी लगती हैं। दोनों की ग्रामर लेकिन एक है, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ग्रामर का और वो जो सारी चीज़ें वर्ब्स हैं, है ना? वो जो हाँ। सेंटेंसेस बनाने का जो ढंग है, बात करने का जो ढंग है, वो जी, जी। कहीं अगर मेरी गज़ल अगर मैं हिंदी में छपती है, तो वो हिंदी मान ली जाती है, उर्दू में छपती है, तो उर्दू वाले क्या मान लेते बात हैं। तो ये बात है, क्या बात तो है! हुँ, ये तो दोनों की ज़बानों की जो है वो करीबी जो बात है वो ये जो दोनों का जो रिश्ता है। लेकिन जो आपने कहा कि उर्दू की स्क्रिप्ट अलग तरह से है और हिंदी की स्क्रिप्ट अलग तरह से है, तो ये तो है। जी। लेकिन किसी भी चीज़ को हाँ, अगर आप में जुनून है, आप में मोहब्बत है उसके लिए, तो आप सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कोई भी अगर जी। आपको सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपको सरगम सीखनी पड़ेगी।
तो इसी तरह से कोई भी जी डांस या कोई भी आर्ट फॉर्म जो है, तो जबान का भी ये है कि कोई भी जबान बैठे बैठे नहीं आएगी, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो सीखने का एक जो सिलसिला है, बिल्कुल शुरू में हर चीज़ मुश्किल नज़र आती है, लेकिन आप जब उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें आप उतरेंगे, डूबेंगे और आप चाहेंगे कि आप मुझे इसे सीखना है, करना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है ये। और अब तो माहौल ऐसा है कि गज़ल का ख़ास तौर से नौजवानों में मैं देख रहा हूँ, जिसमें जी आपकी पीढ़ी भी शामिल है और आपकी बाद की पीढ़ी भी मैं देख रहा हूँ कि जो जी ऐसा जादू उर्दू का और गज़ल का सवार है सब लोगों पे कि हर शहर में ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग एक दूसरे को सुनते सुनाते हैं। तो और उर्दू जी के बारे में भी लोगों की दिलचस्पी जागी है और सीखने के लोग ढूंढने लगे कि कहाँ हम जाएं, कहाँ सीखें। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है। जी। और राजेश सर, मैं आपकी ही बात को आपके ही एक शेर के साथ शायद ज़्यादा क्लियर हम समझ पाएँगे। होता क्या है, आपने खुद बताया कि आप हिंदी में एमए कर चुके थे। तो जब हम मास्टर हो जाते हैं तो फिर से अलिफ पढ़ने में अपनी हम तौहीन समझने लगते हैं कि अब हम मास्टर हो गए, तो अब हम अलिफ क्यों शुरू करें? लेकिन जो दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा बैठा रहता है, जो बड़ा होने से डर रहा है ज़िंदगी भर, वो सीखते रहना चाहता है। अगर आप उस बच्चे को ज़िंदा रखते हैं, तो आप किसी भी उम्र में कोई भी ज़ुबान तो सीख सही कह रहे हैं आप। सकते हैं। उर्दू हिंदी में मैंने एमए ज़रूर कर लिया, लेकिन उर्दू स्क्रिप्ट के लिए तो मैं प्राइमरी का बच्चा भी नहीं था, मैं केजी में था। तो मुझे बिल्कुल, केजी से शुरू करना था बिल्कुल, ना। हाँ, तो आप बिल्कुल, हिंदी में एमए हो, आप किसी और भाषा में कुछ हो, लेकिन आप जिस भाषा की स्क्रिप्ट नहीं जानते आप, तो आप केजी से शुरू करेंगे आप। तो मैं केजी से शुरू हुआ, बिल्कुल, ये होता बिल्कुल, बिल्कुल। है। और आपको अपने मन को इतना बड़ा करना पड़ेगा कि आप शुरू से शुरू कर रहे हैं, आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आपको वो सीखने के लिए बच्चों वाली वो एक ललक बनाए रखनी होगी अपने अंदर। अच्छा, अभी आज आपके साथ बहुत सारी बातें होनी हैं और बहुत सारे अशआर आपके सुनने हैं, गज़लें सुननी हैं। उसके पहले एक बड़ा मासूम सा सवाल है, जैसे हम लोग आप हमारे पसंदीदा शायरों में से एक हैं। हम जब बड़े हो रहे थे तो हम लोग खोज-खोज के पढ़ते थे, शाहिर को पढ़ा, मीरा फ़ाज़ली को पढ़ा, बशीर बदर साहब को पढ़ा, इन लोगों को पढ़ के दिमाग में आपने जब उर्दू अदब से दोस्ती या मोहब्बत शुरू की, आप किसको पढ़ रहे थे? आप किससे पढ़ के मुतासिर हो रहे थे? आप किससे पढ़ के उर्दू की वो खुशबू ले पा रहे थे? आपके लिए आपके महबूब शायर कौन थे? या कौन-कौन थे? देखिए, जिस वक़्त ये गज़ल के लिए दिलचस्पी पैदा हुई और एक सिलसिला जी, शुरू हुआ, तो उस वक़्त तो जब मैंने कहा ना कि स्क्रिप्ट आप नहीं जानते थे, तो आप वो रिसालों में तो पढ़ नहीं सकते थे। तो मुशायरों के ज़रिए जिनको मैंने सुना, जिनको और फिर खुशकिस्मती कि उन्हीं लोगों के साथ स्टेज भी मैंने शेयर किया, उनके साथ उठना-बैठना, पढ़ना, घूमना, ट्रैवल करना सब। तो उस दौर में चाहे वो शहरयार साहब हों, निदा फ़ाज़ली साहब हों, बशीर बद्र हों, मोहम्मद अलवी वाह! साहब हों, गुलाम रब्बानी ताबा वाह! और एक से एक बड़े जो नाम है बजरू साहब, मतलब जिन भी आप बड़े नाम को लीजिए, इन सबको हम सुन सुन के हम लोग बड़े हुए और फिर इनके साथ वाह! पढ़ने का भी मौका मिला और इनके साथ शेयर करने का मौका मिला। तो ये तो हुआ मुशायरे से, जिनको सुन सुन के हमने वो पढ़ा। और उसके बाद जब उर्दू सीखी और बाकायदा उर्दू गज़ल में दिलचस्पी पैदा हुई, उसको जानने और समझने का, इसको फ़न को और गहराई से समझने की कोशिश की, तो बाकायदा फिर मैंने अपने उस्तादों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें गालिब, मीर, दाग, मोमिन, ये सभी हैं। और जी। इनमें से अगर आप बात करें तो गालिब को मैं अपना एक उस्ताद मानता हूँ, उनका अपने आप को मतलब जी, जी, क्या बात है। अ, और मैं आपके सामने एक गुस्ताखी करते हुए आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि जब तवज्जो जी, ही नहीं मौजूदगी किस काम की, इस कहानी में मेरा किरदार कम कर दीजिए। अपनी तन्हाई में इतना भी खलल अच्छा नहीं, आप अपने आप से गुफ्तार कम कर दीजिए और दुश्मनों की खुद ब खुद हो जाएगी तादाद कम, यारों की फ़हरिस्त में कुछ यार कम कर दीजिए। ये फ़लसफ़े जी, राजेश सर, अगर मैं पूछूँ आपसे कि लिखते वक़्त एक शायर के तौर पे जब आपके हाथ में कलम होती है, तो ये सारे फ़लसफ़े हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो शायर नए होते अब जो शायर हो रहे हैं या मीर गालिब, मोमिन के बाद जितने शायर हुए, वो कहीं न कहीं उनकी ज़मीन पर ही लिखने की कोशिश करते रहे हैं। हमारे लिए आज भी वो मयार हैं और जो शायर होते हैं, वो कहीं न कहीं उनके आस-पास होने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर शायर जो मौलिक है, जो ओरिजिनल है, उसका अपना फ़लसफ़ा होता है या अपने फ़लसफ़े को ढूँढ ही लेता है। आप शायर होने के नाते
किस तरह से अपनी कलम को बरतते हैं? बने बनाए फलसफों पर या कुछ नए फलसफे गढ़ना या कुछ नया, किस तरह से आप निकालते हैं अपने लिए मिसरे और शेर और हमारे लिए? ये बहुत अच्छा दिलचस्प सवाल है प्रतिभा जी। हर एक लिखने वाले का या हर एक आर्टिस्ट का या फनकार का अपना अपना ढंग काम करने का, देखने का, सोचने का होता है। तो जी, मेरे साथ शुरू से ही ये रहा है कि जब मैं आज से ज़्यादा जवान हुआ करता था, तब भी मेरे लिए महबूबा मेरे शायरी का वो सेंट्रल थीम कभी नहीं रही। उस वक्त भी जी। ज़िंदगी जो है और दुनिया, समाज, आसपास का ये जो है, ये माहौल मुझे हमेशा उलझाए रखता था, परेशान करता था। और सवालात कि क्या है, क्यों है, और फिर उसको आप अध्यात्म कहें, कुछ भी कहें, मतलब ज़िंदगी आसपास की और उससे पहले की, उसके बाद की, ये सब चीज़ें मुझे परेशान और उलझाए रखती हैं। तो जी, आसपास की दुनिया पर जो मैं बाकायदा कोशिश करके ये सब नहीं करता हूँ। ये चीज़ें स्पॉन्टेनियसली जी, अपने आप मेरे थॉट प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो उन्हीं में से मतलब मैं गालिब को देख के या मीर को देख के या डाक को ज़मीन में, शेर भले उनकी ज़मीन में हो जाए या कहें, उनको आप डेडिकेट भी करें गज़लें, लेकिन वो कोशिश ये होती है और ये ऊपर वाले का करम है कि शेर अपना होना चाहिए। शेर अपना होना चाहिए। आपको जी, सिर्फ आप उनको पढ़ें, उनसे सीखें, उनसे समझें, लेकिन काम आप अपना करें। ये मेरी कोशिश रही है। ये जी, जी। सर, एक तालिब इल्म होने के नाते ये सवाल मेरी ओर से बनता है आपके लिए, क्योंकि मेरे सामने एक उस्ताद शायर बैठा है मेरे मेरे वक्त का। तो ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कलम मैं भी चलाती हूँ। अब अभी वो कागज काले करने वाली बात है, लेकिन ये है कि कोशिश करती हूँ कि कुछ अशार, कुछ गजलें लिखूं, कुछ शेर लिखूं, अशार लिखूं। लेकिन एक जी, चीज से मैं गुजरती हूँ जिससे मेरे ख्याल से बहुत से लोग गुजरते हैं, वो मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ। गजल लिखना एक फन है, गजल लिखना एक रूहानी ग़िज़ा है, ये तो अलग बात है। साथ ही साथ हमारे जो उस्ताद हैं, वो ये भी कहते हैं गजल लिखना एक टेक्निक है। लेकिन टेक्निक एक अलग चीज़ होती है और मोहब्बत इश्क एक अलग चीज़ होती है। अगर हम लिखने से मोहब्बत करते हैं, तो हम टेक्निक में नहीं जा सकते। अगर हम टेक्निक में जाएँगे, तो मोहब्बत थोड़ी-सी खलल पड़ेगा मोहब्बत में। तो उर्दू गज़ल लिखने में जो रदीफ, काफ़िया, बहर, ये टेक्निक्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, अ, इनमें उलझते हुए गज़ल कैसे लिखी जाए और कैसे लिखी जा सकती है? क्योंकि अगर हम, एक तख़य्युल आ रहा है, मुझे लिखना है, लेकिन मैं अटक गई हूँ कि ये तो बहर में आ ही नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये टेक्निक भारी है या जो उसकी जो रूहानियत है, वो भारी है गज़ल लिखने के लिए? क्या आगे है, क्या चीज़? जी। नहीं, ये बहुत बुनियादी सवाल है गज़ल को लेके, और ख़ासतौर से नई जनरेशन के ज़हन में बराबर उठता रहता है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये क्लासिकल आर्ट है। गज़ल एक क्लासिकल जी, आर्ट है ना? तो जैसे म्यूज़िक जी, या जी, डांस, तो आप म्यूज़िक में सुर-ताल में हुए बगैर आप सिंगर नहीं कहलाएँगे, है ना? आप जी, उस सुर-ताल, और सुर-ताल के लिए आपको सीखना पड़ेगा और उस ताल को फ़ॉलो करना जी, पड़ेगा, उस सुर को फ़ॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से डांस में भी आप जी, जो है, तो गज़ल में आपको ये जो जिसे आप टेक्निक कह रही हैं, ये उसका व्याकरण है। गज़ल है तो उसमें रदीफ़ है, उसमें जी, काफ़िया है, उसमें बहर है। इसके बगैर तो बात बनेगी ही जी, नहीं। ये तो आपको फ़ॉलो ही करना है। जी, ये 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 बेसिक जी, है ना? तो इससे इससे छुटकारा नहीं कि साहब मैं ये तो बंधन लग रहे हैं या मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं अपना ख़्याल नहीं बाँध पा रही। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हर चीज़ बिल्कुल, अगर आप में थोड़ी लगन है, मेहनत है और ऊपर वाले का करम है, तो ये सब चीज़ हो जाती है। लेकिन आप उससे बच के नहीं क्या बात चलेंगे कि मैं बहर में नहीं कहूँगी, मैं मीटर में नहीं कहूँगी, या मैं रदीफ़ काफ़िया कुछ से अलग काम ले लूँगी, ऐसा नहीं होता। गज़ल अगर आपको कहना है, तो आपको रदीफ़, काफ़िया, बहर, ये इसको फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। जी। मतलब टेक्निक जो बिल्कुल, है वो, कुछ और होता ये है करते-करते कि जी, वो जी, फिर आपको उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो आपकी जी, क्रिएटिविटी का, स्पॉन्टेनिटी का हिस्सा बन जाती है और फिर चीज़ें उस ढंग से जी, उतरने लगती हैं, होने लगती हैं। क्या बात है, जी, क्या बात है। जी, मतलब सर ने जो बात कही, वो मैं सिर्फ़ एक जुमले में ये अपनी ओर से कहना चाहती हूँ कि आप मोहब्बत कीजिए, इजाज़त है, लेकिन मोहब्बत के भी कुछ आदाब होते हैं।
आपको मोहब्बत जी के आदाब भी पूरे करने होते हैं। तो ये आपका ये मेरे सवाल का जो ये आपका जवाब है, ये उनके लिए एक रहनुमाई करेगा उन लोगों के लिए जो बेशक बहुत अच्छा सोचते हैं, मोहब्बत पे यकीन रखते हैं, उर्दू से प्यार भी करते हैं, गजल से इश्क करते हैं, गजल लिखना चाहते हैं, लेकिन रदीफ काफिए बहर को बंधन समझते हैं। तो ये बंधन नहीं है, ये उसकी जरूरियात है, आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी और सीखेंगे, जैसा सर ने कहा कि सीखेंगे, ऊपर वाले की मेहरबानी आप पर होगी तो जोरे कलम ज्यादा होगा ही होगा और बेशक जी होगा। तो सर मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ और अब मुझे लगता है कि अगर मैं सामने होती तो मेरी हुटिंग शुरू हो गई होती कि आप सामने और मैं बात किए जा रही हूँ। तो कुछ गजलें या कुछ कलाम हम आपका सुने, फिर हम गुफ्तार आगे जारी रखेंगे अपनी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे और गुजारिश करूंगी जी। जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ और बहुत अच्छे सवाल आपने किए, बहुत बेसिक बातें, और बहुत अच्छा लगा इस बहाने से आपसे और नई जनरेशन से कई चीज़ें जुड़ने और कहने का। मैं काफ़ी शेर और गज़लें तो आपने और इरफान भाई ने पढ़ दी हैं। मैं कुछ गज़ल पढ़ने से पहले एक अभी तो मतला बहुत कुछ बाकी है सर अभी तो हम साहिल पे खड़े हैं, समंदर की गहराई तो अभी नापनी बाकी है जी। चलिए शुक्रिया। तो मैं ताज़ा नई कलाम से पहले कुछ और जो मेरी मैं समझता हूँ कि मुझे शेयर करनी चाहिए गज़लें और शेयर नई जनरेशन के साथ, ये कि एक मतला है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, कि किसी जी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। हाँ हाँ किसी हाँ, दिन क्या जिंदगानी में जिंदगानी में करिश्मा नहीं होता। करिश्मा क्यों नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। जिंदा क्यों नहीं होता। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, किसी दिन क्या बात है। जिंदगानी करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और एक और वाह शेर हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं कोई हादसा कोई वाक़या हो जाता है, इतने मरे इतने घायल, लेकिन जो बच जाते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है। ये शेर एक शजर यानी पेड़ नई जनरेशन को बताने के लिए और एक बात कहने की जी। कोशिश की है। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया। यूं देखिए तो वाह, आंधी में बस एक शजर गया। बस एक शजर ले, गया। लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। आ हा हा हा, आ हा हा, क्या बात है। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न वाह वाह जाने वाह, परिंदों का घर गया। कितने परिंदों का घर गया। आ हा हा, क्या बात है। और एक अलग सा शेर देखिए इकबाल जी और इरफान भाई, कि जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह, जैसे गलत गलत पते पते पे पे चला आए कोई शख्स। वाह, दुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। आ हा, आ हा हा, क्या बात है। जैसे गलत कमाल। पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। यूं और देखिए गुजर तो गया है। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, आ हा हा, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और आ हा, क्या बात है। एक उसकी बहर में एक शेर देखें कि एक आंसू कोरे कागज पर गिरा। एक आंसू एक आंसू। कोरे पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। आ हा, वाह 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 वाह, क्या बात है। एक बहुत आंसू खूब कोरे सर, कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। मुकम्मल हो शुक्रिया। गया। वाह वाह वाह। और एक गज़ल जिसके आपने कुछ शेर पढ़े, मैं उसको पहली का बताना चाहता हूँ। उसका मतलब आपने शायद नहीं पढ़ा था, और कुछ शेर और है जी। उसके भी। बेघरी का अपनी ये इजहार कम कर दीजिए। बेघरी का अपनी ये इजहार कम कर दीजिए। कम कर दीजिए। शेर में जिक्र दरो दीवार कम कर दीजिए। कम कर दीजिए। आ हा हा बेघरी का अपनी ये इजहार कम कर दीजिए। कम कर शेर में दीजिए। जिक्र दरो दीवार कम कर दीजिए। कम कर दीजिए। और अपनी तन्हाई में इतना भी खलल अच्छा नहीं। आ हा, अपनी तन्हाई में
इतना भी खलल अच्छा नहीं, इतने अच्छा आप नहीं। से गुफ्तार कम कर दीजिए। अपनी तन्हाई हाँ, में क्या इतना भी बात, अच्छा नहीं, आप अपने आप से गुफ्तार कम कर दीजिए। कम कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, ये शेर देखें कि दुश्मनों की खुद ब खुद हो जाएगी तादाद कम, दुश्मनों क्या की बात खुद है। ब खुद हो जाएगी तादाद हो कम, जाएगी तादाद कम। लिस्ट में कुछ यार कम कर दीजिए। क्या दुश्मनों बात की है, खुद वाह। ब हो जाएगी तादाद कम, यारों की फेहरिस्त क्या में कुछ फलसफा यार है, कम। और ये क्या खास बात शेर है। कि जब तवज्जो ही नहीं मौजूदगी किस काम की, क्या जब बात है, तवज्जो ही वाह। नहीं मौजूदगी किस काम मौजूदगी की, किस काम की। इस कहानी में वाह, मेरा किरदार कम कर दीजिए। कम कर शुक्रिया। दीजिए। आहा, जब क्या तवज्जो बात ही है, नहीं मौजूद काम की, इस कहानी में मेरा किरदार कम कर दीजिए। और ये क्लासिकल रंग क्या का अना का शेर, शेर है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कि जी, सोचिए, अब इतने चारागर कहाँ से आएंगे। अब वाह। ये उस्तादों को बड़े इस तरह सोचिए, के शेर कहने के वो काबिल नहीं हो पाते। कि सोचिए, अब इतने चारागर कहाँ से आएंगे, मुस्कुराकर अपने कुछ बीमार कम कर दीजिए। कम कर दीजिए। सोच, इतने क्या चारागर बात है, कहाँ से आएंगे, मुस्कुराकर अपने कुछ बीमार कम कर दीजिए। और आखिरी शेर कम की, कर दीजिए। आप बातों में आकर जान से जा तो चुके, आपकी बातों वाह, में आकर जान से जा तो चुके, अब तो इनमें जहर की मिकदार कम कर दीजिए। कम कर आपकी बात दीजिए, वाह वाह जान वाह। से चुके, अब तो इनमें जहर की मिकदार कम कर दीजिए। बेघरी का अपनी ये इजहार कम कर दीजिए, शेर में जिक्र दरो दीवार क्या कम बात कर है, दीजिए। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है सर, वाह वाह जी वाह, क्या शुक्रिया। बात है। और अभी एक बहुत खूबसूरत फलसफा, मतलब आपने जो दोस्तों की बात कही या शजर की बात कही, परिंदों के घर को उजड़ने की बात कही, अ, हजारहा किताबें वो बात नहीं कह सकती जो दो मिसरों का एक शेर कह सकता है। कहने वाला उस्ताद होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए। और अब वही बात है, फिर एक गुस्ताखी करने की इजाजत कि आपके सामने ही आपको मैं पढ़ूं कि ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। क्या बात है। और आज की दुनिया में यही गलती हम करते हैं, अपने आप को मंजूर हो ना हो, झूठ सच बोल के हम चाहते हैं कि हम मशहूर हो जाएं, और यहीं से किरदार गिरना कम होता है। और क्या ही बात है सर। सर आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। आप, जी हालांकि ये सवाल अजीबो गरीब है, लेकिन मैं चाहती हूँ जब आप सामने हैं, आप जैसा मकबूल शायर, शायर अच्छा होना भी अच्छी बात है, लेकिन मकबूल होना उससे अच्छी बात है। भले ही आपने न चाहा हो कि आप मशहूर हो जाएं, लेकिन आप मशहूर हैं। और आप आपको सुनना न सिर्फ अकेले मुझे बल्कि तमाम जमाने को अच्छा लगता है। और आप उन शायरों में से हैं जिनको जितनी बार सुना जाए नया लगता है, कुछ नया फलसफा सामने आता है। तो बुलंदी के इस बुलंदी पर पहुंचने के बाद जब आप तासुब की बातें सुनते होंगे, हिंदी उर्दू को लेके, मजहब को लेके, शेर व शायरी को लेके, माहौल को लेके, एक शायर के तौर पे कभी आपके दिमाग में कोई बात आती है जो आपको मतलब कहीं ना कहीं उदास करती हो, और फिर उस उदासी से निकलने का रास्ता आप कैसे बनाते हैं। आपकी ये बात हमारे लिए एक नजीर रहेगी कि असल में जो लिखने वाले हैं या जो तख्लीककार हैं वो दुनिया को कैसे बचाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपसे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि हिंदी उर्दू और हिंदू मुस्लिम का ही सवाल नहीं, तासुब तो इंसानी कमजोरियों का बहुत बड़ा वो एक पहलू है। और पता नहीं कमजोरी क्यों कमजोरी भी है और तो बहुत खतरनाक भी है जी। किसी को बर्दाश्त नहीं करने को, इवन अपने सगे आसपास के लोगों को नहीं कर पाता, चाहे उसकी कामयाबी हो या जी किसी बात को लेके। और फिर जब बात हिंदी उर्दू की आए और हिंदू मुसलमान की आए, तो वो तो हम देख ही रहे क्या हाल हो रहा है दुनिया का और हिंदुस्तान का और ज़माने जी का। तो जी अब लिखने पढ़ने वाले इंसान का काम यही है कि वो ना हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, वो इंसान रहे। और ये कोई किताबी बात नहीं है, मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि ये अपनी जगह है कि मैं हिंदू घर में पैदा हो गया तो मेरा नाम राजेश रेड्डी हो गया। मैं अगर कहीं इत्तेफाक से वहाँ पैदा होता तो मेरा नाम राशिद खान भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो बिल्कुल ये एक इत्तेफाक है। बिल्कुल। और फिर
मजहब को इतनी ज़्यादा ओढ़ लेना, इतना और उसके ज़रिए फिर एक दूसरे से दूरियां और दुश्मनियां कायम कर लेना, की बात नहीं, कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो जी जो सोचने वाले लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, तरह सोचते हैं, जैसे ये दुनिया चल भी रही है, तो जी बहुत ज़्यादा उलझने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हर दौर में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, क्या बात, हम उस दौर बिल्कुल में रहे हैं, कि निकल जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह निकलेंगे, हर बार निकले हैं और हर बार जीत कर दिखाया है और हर बार बताया है कि मोहब्बत ही से हर जंग जीती जा सकती है। और ये शायरों ने ही किया है, ये अदीबों ने ही किया है। बेशक हम निकलेंगे। आपका ये कहना हमारी हिम्मत को और बढ़ा गया। और जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का, हमारी तहरीक का और खास तौर पे बिलखुसूस मैं कहूँगी हमारे प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब का, जिस तरह के वो किरदार हैं कि वो एक शेर को लेके चलते हैं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक बिल्कुल पहुंचे। तो बिल्कुल आपकी बात के इस मोड़ पर मुझे लगता है अब उनको मुझे ऐड करना चाहिए इस बातचीत में। मैं इरफान साहब को आवाज दे रही हूँ कि वो भी इस गुफ्तगू में शामिल हों। और शुक्रिया, ज़रूर। शुक्रिया। जी जी मैं बहुत ही अच्छे फलसफे को सवाल कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही थी, अच्छे शेर सुनने को मिल रहे थे। बहरहाल शुक्रिया आपका। मैं यहाँ ये राजेश रेड्डी साहब को बताना चाहूँगा कि यहाँ सुनने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। वो चाहे आलम बनारसी साहब हों, खीरत मलिक हों, आशुतोष कुमार हों, फयाज खान साहब हों, मुमताज़ मुनव्वर साहिबा हैं, मोहम्मद इकबाल साहब हैं, शबाना रिजवान हैं, सरोज शाह हैं, गुलशन राजा हैं, शब्बीर भट्ट हैं, फयाज खान हैं, उसके साथ सैयद हसन कमर रजा हैं, रिफत आजमी साहब आपको सलाम कह रहे हैं कि मेरा सलाम रेड्डी साहब तक पहुंचा दीजिए। तस्नीम हसन यूके से आपको कह रही हैं कि शायरी के मकबूल नाम हमारे दरमियान आज। इसी तरह परवेज अहमद खान साहब हैं कि क्या बात है इस अधूरे का पूरा हो जाना। इसी तरह दाऊद अहमद साहब हैं, इला जोशी हैं, मिलनसार अहमद हैं। तो ये तमाम तर लोग जो हैं बने हुए जो मैं इस वक्त देख पाया हूँ, इससे पहले जो निकल गए होंगे। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरती से आपने जो अपने फलसफे सबसे शेर पहले की। तो मैं इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत से वो लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत ही खूबसूरती से आपके फलसफे को हम शेर के कालब में ढलता हुआ देख रहे थे। और मैं यहाँ सोच रहा था कि अब मेरे हिस्से में क्या आएगा जब इतना कुछ हो जा रहा है। तो लेकिन फिर भी चलिए, बहुत कुछ आपके हिस्से में बहुत कुछ बाकी है। अब दो है। उर्दू के उस्ताद सामने हैं और मैं स्टूडेंट की तरह आपको सुनूंगी और बीच नहीं, में कुछ मैं यहाँ पूछना हुआ ये तो जरूर पूछूंगी। पूछूंगा कि राजेश सर, जैसे कि हम बिल्कुल जी, वजूद को। बहुत अच्छी बात जी। जी जी, आवाज रुक गई मेरे ख्याल। जी, मैं ये कह रहा था कि हम जब आगे पीछे की दुनिया में तलाश करते हैं तो वजूद हमें कहीं ना कहीं मिलता है। ये वजूद की बात मैं इसलिए हवाले से कर रहा हूँ कि ये राजेश रेड्डी साहब का है, यानी ये शेरी मजमुआ है वजूद। तो इस वजूद को खोलते ही जो हमें एक शेर शुरू में मिलता है कि ये और बात है कि जुदा है मेरी नमाज, अल्लाह जानता है कि काफिर नहीं हूं मैं। बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा फलसफा है इसमें। अभी इंसानियत की बात चली थी, वरना मैं ये बात ना करता। इन्होंने वो बात छेड़ दी बीच में कि ये हिंदू मुस्लिम और ये उर्दू और ये हिंदी, ये तमाम तर चीजें। लेकिन ये जो आपने शेर कह दिया है, मैं इसको सलाम करता हूँ। लेकिन ये भी जानना चाहूंगा कि इस वजूद की वुसअत को महसूस करते हुए क्या कोई और मंजर आम पर आपके जो शेरी मजमूए हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं, या कब तक आने हैं, और क्या क्या है? जी इरफान भाई, हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 जी। वजूद जो है वो उर्दू रस्मुल खत में अब तक का पहला मजमुआ है और इकलौता मजमुआ है। दूसरा तैयार है, वो कभी शायद 2-3 महीने में हाजिर हो जाएगा। लेकिन हिंदी रस्मुल खत में, हिंदी स्क्रिप्ट में मेरे 4 मजमुए आ चुके हैं, और वाह, वो हैं जिंदाबाद। उड़ान,
आसमान से आगे वजूद और समंदर मंद मिलता है। ये वाह इसमें हिंदी में आए हैं और वजूद पहला है जो उर्दू में बोल सकते हैं, और बाकी अभी सिलसिला है जो कुछ महीने में दूसरा मजमुआ उर्दू में आ जाएगा। वाह, बहुत खूब। तो इसी वजूद से मैंने बहुत कुछ तलाश किया है, लेकिन यह है कि इंसान क्या क्या कहे, सुनना हमने आपसे है। लेकिन इस दौर की जो कारीगरी है, या इस दौर का जो मैं कहूँगा कि इस वक्त जो ओढ़ना बिछोना बन चुका है, इस दौर के जो हालात हैं, ये वाकयात हैं, जो मंजर हमारे सामने आ रहा है, उसको देखते हुए ये चार मिसरे आप ही के हैं, आपकी नजर करते हुए फिर मैं इस पे सवाल करूंगा कि है जड़ों की सोच से कुछ मुख्तलिफ पत्तों की सोच, है जड़ों की सोच से कुछ मुख्तलिफ पत्तों की सोच, रहती आई क्या है बात है, वाह। बुजुर्गों से अलग बच्चों की सोच, रहती आई है हाँ हाँ हाँ। बुजुर्गों से अलग बच्चों की सोच। अब कहाँ रिश्तों की वो बरसों पुरानी खुशबुएं, अब कहाँ रिश्तों की वो बरसों पुरानी खुशबुएं, कागजी फूलों के जैसी है नए रिश्तों की सोच। तो ये जो नया हाँ हाँ समाज हाँ हाँ। बनता जा रहा है, ये कागजी क्या फूलों बात के है। जैसी है नए नए रिश्तों की सोच। तो ये हमारे अंदर से वो अखलाकियात, मॉरल एजुकेशन, वो वैल्यूज, ये चाहे वो अदब में ही आया जाए, अगर अदब में भी आज हर छोटा बड़ा शायर बनने की कोशिश कर रहा है, तो अखलाकियात का चाहे समाज में या अदब में होना कितना जरूरी है, एक शायर की नजर से मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो इरफान भाई, आपकी आवाज़ थोड़ा ऑडियो बहुत साफ नहीं आ रहा है, कट कट कर रहा है, तो ज़रा देखें इसको। अ, हाँ सर। और मैं सवाल हाँ सर, आप शायद, हाँ सर, आपकी तरफ शायद थोड़ा सा कम वो है नेटवर्क, आपकी आवाज और वो कट रही है थोड़ी सी। आपका वीडियो भी क्योंकि रुक सर रहा है मुझे सर। आपकी आवाज दे, हम्म। हाँ थोड़ी सी कट रही है सर। लेकिन ठीक है सर, आप बोले, हम लोग आपको सुन पाएंगे। हाँ, फिर आपने सवाल क्या किया इन्होंने, आपने इरफान भाई ने? हाँ या सवाल तो सर वो सुन नहीं पाया, फिर से कर। एक बार नहीं, सर को एक बार री इंटर करवा लें, क्योंकि रुक रहा है, इनका वीडियो भी रुक रहा है, जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। वीडियो रुक रहा। नहीं, अब आ रही है आवाज़ अब। नहीं, जी बोलिए। आप सवाल फिर करें, आप सवाल करें, वो सुन रहे हैं। हाँ, आप मैं सवाल ये करें फिर से। मैं ये कह रहा हूं कि सर, जैसे हमने ये कागजी फूलों के जैसे है नए रिश्तों की सोच, और रहती है बुजुर्गों से अलग बच्चों की सोच, यानी आज का बच्चा वो चाहे अदब में हो या समाज में, स्कूल में हो या किसी भी जो भी हमारे शोबाए हयात के साथ वाबस्ता इस वक्त फील्ड्स हैं, इनके अंदर वो अखलाकियात नजर नहीं आ रही हैं, वो एहतराम नजर नहीं आ रहा है, वो मॉरल एजुकेशन नजर नहीं आ रही है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में इनका फुकदान जो है वो कैसा है, और ये होना चाहिए किस हद तक होना चाहिए। देखिए, हर दौर में नई पुरानी पीढ़ी का सिलसिला और ये क्लैश, कुछ भी कह लीजिए, वो सब होता है, वो आपस का। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दौर बदलेगा, तो बदलता ही है। हम भी अपने पुराने दौर थे, हम दौर से और लोग भी अलग हैं, लेकिन ये दौर इतना बदल जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, और शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा था। तो चीज़ें इस तरह से और इतनी तेज़ी से बदल रही है दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे आसपास, कि हम हैरान परेशान क्या है। और इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बहुत हैं, असर कह लीजिए। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कहें तो इसमें यह है कि अब चीज़ें कैसे बदल रही कि अब चाहे वो फिल्म म्यूजिक को ले लीजिए, फिल्म राइटिंग को ले लीजिए, या सभी अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो ही है क्या कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जाने क्या क्या, तो आप कुछ भी लिख रहे हैं और कुछ भी उसमें फेसबुक पर डाल रहे हैं और आप पहुँच रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो पहले होता ये था कि अगर आप एक गज़ल कह रहे हैं तो एक रिसाला होता था जिसपे एक एडिटर होता था, वो देखता था कि ये गज़ल है भी या नहीं। वाह ये वाह सब वाह, जो है, क्या बात, और जिंदाबाद। हर एक चीज़ का एक वो उसको नापने वाला, देखने वाला, उसको टोकने वाला। वो गज़ल नहीं तो वापस चल जाती, लेकिन आपके पास फेसबुक है, आप डाल दीजिए, आप गज़ल नहीं भी है तो भी डाल दीजिए। तो हो ही वाह रहा है कि अब
हर चीज़ का अच्छा बुरा जो है। अब अच्छा यह है कि मैं अपनी अगर कोई रज़ा डालता हूँ तो पूरे दुनिया में उसको पढ़ने वाले, जिनको मैं रिसाले नहीं भेज सकता, मैं जिसे अपना मजमूआ नहीं भेज सकता, वो मुझे पढ़ रहे हैं और मैं उनको पढ़ रहा हूँ जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ये वाह, एक क्लिक पर मौजूद है कि मैं पाकिस्तान के किसी अपने पसंदीदा शायर, कोई यूके में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, तो मैं वहां तक पहुंचा और वो मुझ तक पहुंच रहे हैं वाह, एक क्लिक पर। बेशक। तो ये हुआ है। लेकिन इसके साथ ये भी हो रहा है कि जिनको अभी नहीं आना चाहिए यहाँ पर, वो भी हैं। तो ये वाह, इसकी दोनों बातें हैं इस तरह से। ये है, बहुत खूब, बहुत ही तो ये खूब। दुनिया बदल रही है। बहुत, ये तो अदब का मैंने बताया कि अदब में क्या हो रहा है, लेकिन ये हर जी फील्ड में जी, हो रहा बेशक। है। फिल्म म्यूजिक पहले जैसा नहीं रहा, फिल्मी सर गाने पहले जैसे सर नहीं मैं रहे, एक अ, हमारी पॉलिटिक्स पहले जैसे नहीं रही, हमारा समाज, हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। तो कुछ है जो इस तरह से बदला है कि जिसे इस तरह से नहीं बदलना चाहिए। बदलना तो चाहिए, दुनिया बदलने का ही नाम है, लेकिन कुछ ज्यादा ही बदल गया है मामला। बेशक, बेशक। जी प्रभुनाथ। इरफान साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल सर से करना चाहती हूँ। और आपकी जो सर ने जो बात कही, गजल को गजल है कि नहीं ये बताने वाले पहले मुदीर हुआ करते थे, एडिटर्स हुआ करते थे, और अब वो नहीं है। तो मैं एक सवाल सर से, यही अभी मेरे जहन में चल भी रहा था। सर आजकल लोगों को किताब, हालांकि ये मैं बात नहीं, किसी को मैं नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल लोगों को किताब भी छपवाने की बहुत जल्दी है। मतलब अगर हमने 4 गजलें लिखी हैं और फेसबुक पर कुछ बहुत ढेर सारा लिख के डाल दिया है, तो उसको किताब में तब्दील करना, एक मजमुआ निकालना, एक अपने आप को एक पब्लिश्ड ऑथर के तौर पे लाना, ये बहुत जल्दी हो गई है। तो किताब आती है तो फिर तो वो पब्लिक की हो जाती है, फिर वो एक थाती हो जाती है, लोग उसको पढ़ते हैं। एक शायर को किताब कब निकालनी चाहिए, कितने साल बाद उसको अपनी किताब को शाया करना चाहिए, आपको क्या लगता है? एक लिखने वाले को कितनी देर बाद अपनी किताब निकालने की सोचनी चाहिए? ढेर सारी लिख ली है तब, या कोई नहीं ये मयार भी होना चाहिए चीजों का? नहीं, देखिए इसका कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन कई बड़े बड़े शायर हुए जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक किताब उनकी शाया हुई, पूरी जिंदगी काम करते रहे वो, लेकिन एक किताब शायर हुई। कई हैं जिनकी लगातार हुआ है। और लेकिन ये कि कितने साल बाद आना चाहिए और कितने साल बाद नहीं आना चाहिए, उससे बेहतर पहला जो पहली है कि आपका काम, आप उन शर्तों को पूरा कर भी रहा है या नहीं। आप ये सिर्फ गजल बस यही वजल मैं काफी जानना नहीं, चाहती हूँ जी। क्रिएटिविटी का के मतलब ग्रामेटिकली गजल हो गई मान लीजिए, लेकिन उसमें अदब के लेवल को कहाँ तक पहुंची है। तो आप क्या चार बात है! लोगों 6 लोगों वाह, को अपनी सीनियर पढ़ाएं, उनसे राय लें, उनसे मशवरा लें, वाह, उनसे सलाह, है ना। जब आपको लगे और वाह, उनका भी ये कहना हो कि आप साथ तौर पे आना चाहिए तो आना चाहिए। तो ये एक वाह, लंबा क्या बात प्रोसेस है, है, क्या बात है! क्रिएटिविटी का काम नहीं है। कोई भी सिंगर एक दिन में आप सीख करके या एक महीने में सीख करके, एक साल में सीख करके भी स्टेज परफॉर्मर बनता। उसको बाकायदा क्या ट्रेनिंग बात है! होती वाह, है, सुर ताल ताल। तो ये है कि प्रोसेस किसी के या ऊपर वाले का कर्म बहुत जल्दी होता है कि वो उसकी टेक्निकल चीज़ें भी बहुत परफेक्ट होती हैं और उसकी आमद भी बहुत अच्छी होती है और वो अच्छे अच्छे शेर वो कहना शुरू कर देता। उसकी उम्र का कोई मतलब नहीं। कई क्या लोग बात है! 60 साल और 80 साल क्या की उम्र बात में है! भी अच्छा शेर कह जाते हैं और कई लोग 25 साल की उम्र में ताज़ा शेर कह जाते हैं। तो ये है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये कि जब आप अपने आप में मुतमईन हो, बड़े लोगों और अपने सीनियर लोगों से बात करें, उनसे तसल्ली हासिल करें और आगे बढ़ें। जी क्या बात है! बहुत खूब, इरफान सर, बहुत। एक बहुत ही खूबसूरत बात राजेश सर ने बोली है कि हो सकता है कि मशक्कत करके आप ग्रामेटिकली गजल लिख लें, हो सकता है कि आपकी टेक्निक के हिसाब से आपकी गजल हो जाए, लेकिन अदब में वो कितनी गजल है, अदब को वो क्या दे सकती है, बहुत ये खूब। जानना भी बहुत जरूरी है, और तब जाके वो गजल होती है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो जाहिर है कि उतनी वो उतना असर आपके अंदर जब पैदा हो जाए आपकी कलम में, तब आप बड़े शायर हो मैं सकते हैं, तो जैसा कि राजेश सर ने सर का ही कहा। शेर जी कहूंगा कि इस जी मुश्किल इरफान में साहब। आसानी कितनी है, या आसानी में मुश्किल में इन्हीं के चार मिसरे। बिल्कुल इतनी छोटी बहर में ये कमाल कर दिखाया है कि आया मोड़ कहानी में, आया मोड़ कहानी में, मछली डूबी पानी में। आया मोड़ कहानी में, मछली डूबी पानी में, आसानी थी मुश्किल में, मुश्किल है आसानी में।
क्या बात है। आसानी थी मुश्किल में, मुश्किल है आसानी में। तो यही हमारे लिए भी इस वक्त मुश्किल एक मरहला है हमारे समाज में, अदबी दुनिया में खास करके, जो सर ने कहा भी है कि वो अदब है या नहीं है, गजल है या नहीं है, ये दिखाएं किसको। आप बने बैठे हैं सारे। वो जो एक यानी उस्ताद के आगे जानुए अदब तय करना होता था, बैठना होता था, कुछ आदाब सोहबत, वो सारी चीजें जो है आज एक हम कहेंगे कि एक तरफ हो चुकी हैं। बहरहाल सर, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि आदाब सर, आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट अटेंड दिस टुडे योर प्रोग्राम ड्यू टू इलनेस, बट स्टिल वो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं देख भी रहा हूँ, जेर इलाज हूँ। तो सलीम शाह बुखारी हैं अलीगढ़ से, वो भी कह रहे हैं बहुत उम्दा सर। मिलन साहब कह रहे हैं कि पब्लिकेशन ऑफ बुक्स हैज बिकम इजी कर्टसी उर्दू एकेडमीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। बहरहाल एकेडमीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ये भी एक हाँ, सवाल, ये भी एक बात है पूछने लायक कि उर्दू एकेडमीज जो काम कर रहे हैं, उर्दू के जो इदारे काम कर रहे हैं, बहैसियत शायर राजेश सर उनके बारे में क्या सोचते हैं कि उर्दू एकेडमीज जो काम कर रही हैं अलग अलग स्टेट्स में उर्दू की बका के लिए, उर्दू की फरोग के लिए, एक शायर के तौर पे आप क्या इस बारे में सोचते हैं? इरफान साहब, कितना अगर आप कुछ और हो इसमें रहा है, जोड़ना वो भी चाहें तो अपनी ओर इसी से। के साथ ये जोड़ेंगे कि कितना काम हो रहा है आपकी नजर में हाँ। उर्दू के हवाले से। जी हम्म हम्म देखिए, ज़्यादातर तो कोई भी इदारा वो है, वो उनके चलाने वालों पर मुनहसर होता है कि वो उसका चलाने वाला कैसा है, उसको हेड करने वाला, उसको गाइड करने वाला। तो ये इसलिए सारी एकेडमीज़ को एक लाइन में आप नहीं खड़ा कर सकते कि सब एक जैसी हैं या सब खराब है या सब बहुत अच्छी है। जहाँ अच्छे ढंग से काम हो रहे हैं वहाँ बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा वहाँ कुछ नहीं हो रहा, और ये होता है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ एकेडमीज वाकई मुशायरे और सेमिनार से ऊपर भी उठ के काम कर रही हैं, और मुशायरे भी उनके बाकायदा एक अच्छे मेयार के होते हैं, सेमिनार भी अच्छे मेयार के होते हैं, लेकिन ऐसे हैं बहुत कम है। बाकी बाकी हर स्टेट में क्योंकि ये एकेडमीज हैं, चाहे वो तो वो खाना पूरी भी हो रही है। लेकिन यह है कि कुछ एकेडमीज जिसमें मैं दिल्ली की खास तौर से कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं शहबाज रसूल साहब खास तौर से उनके जो वाइस चेयरमैन है उनको शुक्रगुजार हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत इसी तरह से बहुत मध्य प्रदेश वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया। सर, मैं आपका कलाम सुनना चाहूंगा क्योंकि यहाँ भी कुछ डिमांड्स आ रही हैं। तो लेकिन उन कलाम सुनने से पहले मैं इसी तरह का कलाम सुनना चाहूंगा। ये जो चार मिसरे आपके बहुत पुराने हैं लेकिन जदीद मैं आपके पेज पे पढ़ता रहता हूँ कि ये बिल्कुल अलग सा और सवालिया निशान में भरते हुए आपके ये शेर के, जिसे तुम भूल जाना चाहते हो, जिसे तुम भूल जाना चाहते हो, उसे सचमुच भुलाना पड़ गया तो जरा सा और, यानी ये फलसफा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जरा सा और पाने की हवस में, जरा सा और पाने की हवस में कहीं सब कुछ गंवाना पड़ गया तो मैं चाहूंगा सर कि इतना खूबसूरत जो लहजा, और आज तो इसमें ना जाने कहाँ आपकी उठान है, मैं चाहूंगा कि इस तरह का कुछ नया हम तक पहुंचाया जाए। हमारे हसन हैदरी साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल आसानी में मुश्किल और मुश्किल में आसानी जैसे ही आए। जी हम्म। पर भाई मैं एक गजल पढ़ रहा हूँ। हम जी रहे हैं जान तुम्हारे बगैर भी। हाय हाय, हम जी रहे हैं हाय हाय। तुम्हारे बगैर भी, क्या बात। हम जी रहे हैं जान तुम्हारे बगैर भी, हर दिन गुजर रहा है गुजारे बगैर भी। हाय हाय हाय, गुजारे, हम जी गुजारे रहे क्या, बगैर भी, हैं वाह। जान तुम्हारे बगैर भी, वाह, हर दिन गुजर रहा है गुजारे बगैर गुजारे भी। बगैर, ये शेर देखे खास के, सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, वाह, सबके लिए किनारे वाह, पे होता नहीं कोई। कुछ लोग हाय हाय हाय। डूबते हैं पुकारे बगैर भी, सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई। कुछ लोग डूबते हैं पुकारे बगैर भी।
हाय हाय और ये शेर वाह, हाय हाय जो हाय। पूरे आज का सच है, बहुत बहुत शुक्रिया, कि जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, आसपास वाह, देखिए कहाँ आहा, क्या हो रहा है। क्या बात है, वाह। जीते बगैर जीतने वालों के दौर में कुछ लोग हार जाते हैं, हारे बगैर भी। जीते हाय हाय, बगैर हारे जीतने वालों बगैर भी, वाह वाह वाह। वाह कुछ वाह लोग वाह हार वाह जाते वाह हैं, वाह, क्या हारे बगैर बात भी। है, वाह, क्या शुक्रिया। बात है। ऐसे भी हैं जो डूब गए हाय, दिल जीते के बगैर और साथ हारे साथ। बगैर, कितना खूबसूरत है, वाह वाह, वाह। जीते बगैर जीतने वालों के दौर में कुछ लोग हार जाते हैं, हारे बगैर भी। वाह, ऐसे भी हैं जो डूब गए दिल के साथ, ऐसे भी हैं वाह वाह। जो डूब गए दिल के साथ साथ, दरिया में अपनी नाव उतारे बगैर भी। ऐसे भी हाय हैं हाय, हाय जो हाय, डूब दरिया गए में दिल के अपनी साथ साथ, नाव उतारे बगैर। उतारे बगैर भी। और ये शेर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें अपने बुजुर्गों से क्या सीखना है और क्या समझना है, उनको कहाँ रखना है। हर हाल में बड़े ही रहेंगे जो हैं बड़े, हर हाल हाय में हाय, क्या बात। बड़े ही रहेंगे जो हैं बड़े। वो आसमां है चांद सितारे बगैर भी। हर हाल में बड़े ही क्या रहेंगे बात जो है, हैं वाह बड़े। वाह 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 वाह। है चांद सितारे जिंदाबाद वो बगैर जिंदाबाद भी। आसमां है चांद सितारे बगैर भी। क्या बात है, क्या जिंदाबाद। बात जीत है। चांद सितारे सर, बगैर भी। सर, हर सर दिल हाय एक रहा। बार और। सर ये शेर, सर हाय, मुकर्रर ये शेर एक बार फिर। वो आसमां है चांद हर सितारे बगैर बड़े भी, ही क्या रहेंगे बात है सर, जो एक हैं, बार और। क्या बात, वाह वाह हर वाह। हाल में बड़े ही रहेंगे जो हैं बड़े। वो आसमां है चांद सितारे बगैर भी। हम जी रहे हाँ हैं हाँ हाँ जान तुम्हारे बगैर भी। हर हाय दिन हाय, गुजर रहा है हाँ हाँ हाँ। गुजारे बगैर भी। शुक्रिया। वाह, क्या बात, क्या बात बहुत है, वाह। बहुत खूब, बहुत ही खूब। बहुत सारे एक साथ आपको कमेंट्स आ गया, मैं किस किस का पढ़ूं के वाह वाह, क्या शेर, क्या खूब शेर जनाब। ये मोहम्मद वाजिद साहब कह रहे हैं, हसन हैदरी साहब भी कह रहे हैं, आलम बनारसी साहब भी कह रहे हैं, सैयद सलीम बुखारी साहब भी कह रहे हैं। शुक्रिया। एक साथ इनके बहुत यानी कि ये खूबसूरत से अशार। और यहाँ आलम बनारसी साहब ये भी लिख रहे हैं कि आम सी बात लगने वाली शायरी में भी आम नहीं है, इतना खूबसूरती से आपने ये, और बहुत खूब के चोट खाई हुई। हाँ, तो इतना खूबसूरत के चांद आसमां है चांद सितारे बगैर भी, ये भी कोट हो चुका है। तो इतना खूबसूरत फलसफा जो हमें मिल रहा है, जाहिर सी बात है आप उर्दू में भी उतने ही मोतबर माने जा रहे हैं। मैं कहूँगा कि जितना हिंदी वालों ने भी आपको कबूल किया है। लेकिन जब आप हिंदी और उर्दू के मुशायरों को लेके चलें, कहीं वो कवि सम्मेलन है या कहीं मुशायरा है, पजीराई दोनों जगह है। कहीं ना कहीं क्योंकि हम जो जुबान बोलते हैं ये उर्दू भी है हिंदी भी है, इस वक्त मुशायरों की जो आपकी नज़र में सूरत हाल है वो क्या है? जो मुशायरा हम तहजीब समझा करते थे, जब हमारे निसाबों में हम पढ़ते थे कि निसाब यानी मुशायरा, वो यानी जब हम उसकी तारीख जाते हैं, यानी हम अमीर खुसरो तक चले जाते हैं, वो अदब, वो यानी उठना बैठना, नशिस्त व बर्खास्त के आदाब, और आज का मुशायरा आपकी नज़र में कैसा है? उस्मान भाई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बदलना तो चाहिए दुनिया को, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बदल गई और बहुत बुरी तरह से बदली है। तो ये मुशायरे में भी हुआ है कि हर दौर में लिखने वाले भी आते हैं, सब कुछ। जो माहौल हुआ है कि पॉपुलर बहुत हो गया मुशायरा, मतलब अब मुशायरा के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सिर्फ जी मुशायरा नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन गया है वो। तो इसमें लोग अच्छा जी खासा अपना कारोबार भी कर रहे हैं। तो पहले ये था कि जो एक अदब, बड़ों के साथ बुजुर्गों के साथ कैसे बैठना उठना, आपने जैसा कहा, वो थोड़ा कम हुआ। अब नए से नया शायर भी आपके ठीक सामने आके बैठ जाता है, और वो कहीं कुछ वो कम नहीं गिनता अपने आप को, क्योंकि मैं आया हूँ तो मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। तो ये खैर ये है। प्लस क्या जो बात है, सुनने क्या बात है। है, हाँ, वो सुनने वालों का भी जो है कि वो, और सुनने वालों का इसमें कोई कसूर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि बेशक। हिंदी को, सॉरी, मुशायरे को पॉपुलर, खासतौर मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कि उन लोगों ने किया है, जो उन लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हो गया है मुशायरा, जो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते लेकिन उर्दू से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने कैसेट सुने हैं, जिन्होंने फिल्मी गाने सुने हैं, और जो
उर्दू शायरी के दीवाने जो बात बात में शेर कोट करते हैं, तो जो ऑडिटोरियम भरे होते हैं वो उर्दू स्क्रिप्ट जानने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन उर्दू के शौकीन बहुत लोग होते हैं। तो उर्दू का जो कल्चर है, मुशायरे का जो कल्चर है, फिर सुनाने वालों ने भी, मुशायरों चाहे निज़ामत करने वाले हों या पढ़ने वालों ने भी, तो मुशायरे की जो तहजीब हुआ करती थी, जो रख रखाव हुआ करता था, अब एक पॉपुलैरिटी के चक्कर में जब तक आखिरी लाइन से ताली नहीं मिलेगी मुझे लगेगा नहीं कि मेरी बात पहुंची। अब ये जो हो वाह रहा वाह, है कि आखिरी क्या लाइन से बात, ताली चाहिए आपको, तो ये मुशायरा नहीं है, ये एंटरटेनमेंट का बेशक काम है, मुशायरा नहीं है। बेशक। तो यानी हम शायरी में ये संजीदगी, बेशक बेशक, हाँ, शायरी में हाँ, संजीदगी जो है ये भी होना जरूरी है, चूंकि शायरी सिर्फ लिखने वाह वालों वाह ने का नाम नहीं है। जो आपने कहा कि आखिरी वहां से भी आवाज आनी चाहिए, तो वाह वाह जरूरी नहीं, हाँ, संजीदा अदब भी हो तो हमें घर जाने तक भी सोच में रहे कि हम क्या सुन के आए हैं। वाह। जी जी। अब यही है कि डॉक्टर मैं बाबर साहब आपकी भी आपको दुआ सलाम से कह मैं रहे हैं जी। जी, जी आवाज थोड़ी सी मेरे ख्याल सही है। मैं इस पे एक बात जी कहना हेलो। चाहूँगा। जी 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 सर, जी सर बोले। नहीं, मैं कहता कि जैसे ये तो मैंने बात सुनाई, बताई हिंदुस्तान की, जो जहाँ ज़्यादातर हम मुशायरे पढ़ते थे, लेकिन दुआ से और ऊपर वाले के करम से बाहर भी जाना ना सब हुआ, चाहे वो यूके हो, लंदन हो, अमेरिका हो, दुबई, तो वहाँ क्योंकि एक तरह है अपनी मिस करने वाले लोग हैं, वहाँ बेहतर ऑडियंस, यहाँ हमारा खराब ऑडियंस, लेकिन वहाँ पे संगीत की कुछ बेहतर या हल्का बिल्कुल कुछ सही है, कम, बिल्कुल सही बात, तो ये है, ये थोड़ा फर्क है जी। बिल्कुल। मुशायरे इरफान साहब, मैं एक चीज में राजेश सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई नया शायर भी आके आपके ठीक सामने बैठ जाता है, तो मुझे वसीम बरेलवी साहब का वो शेर याद आ रहा है कि जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है तो समंदरों की ही लहजे में बात करता है। तो वाकई में अभी अपने आप को समझ पाना कि अभी हम किस मेयार पे पहुंचे हैं, ये सीखना बाकी रह गया है, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं एक बात पूछना है मुझे सर से, लेकिन आपका एक सवाल शायद आप शुरू कर चुके थे इरफान साहब, वो सवाल आप कर ले, फिर मैं एक सवाल पूछूंगी राजेश सर से। मैं यूं ही जी बात जो चल पड़ी थी, तो मैं ये कह रहा था कि मुशायरे भी या शायरी भी, ये भी आज ग्रोहबंदी का एक वो बन गई है, कि मेरे 10 शायर हैं, आपके 8 शायर हैं, उनके 6 शायर हैं, तो बस वही एक दूसरे को बड़ा बनाने में लगे हैं। संजीदगी से कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, संजीदगी से देख नहीं रहा है क्रिएटिविटी कहाँ गई, वो तख्लीकियत कहाँ गई। अभी हम राजेश रेड्डी सर से सुन रहे हैं, इनका क्राफ्ट देख रहे हैं, इनकी बुनत देख रहे हैं, इनके अंदर जो मज़ामीन है, इनका तखय्युल है, सब कुछ हमें कुछ ना कुछ अलग दिख रहा है, नया दिख रहा है। और जब हम क्रिएटिविटी की तरफ नजर दौड़ाएं, तो आज हमारी बहुत सारी नौजवान नस्ल जो है वो क्रिएटिविटी में दिलचस्पी ही नहीं रखती है। बना बनाया कहीं हलवा मिल जाए तो बस खाने लगते हैं। हमारी ही एक मैं कहूंगा कि मेहमान थी, उन्होंने तो कहा था कि आजकल ये भी आ गया है जमाना कि एक रात के लिए मतलब जो भी शायरी हो तो बस पढ़ दी जाए, 50,000 तुम्हारा 50,000 मेरा, यानी ये लिख के भी दिया जाने लगा है। तो वही मैंने कहा कि एक हल्का बनता जा रहा है। तो बहरहाल इस हल्कों को तोड़ना है, इन हल्कों से ऊपर उठना है, संजीदा शायरी, संजीदा अदब को सामने लाना है। तो आप अगर सवाल एक करना सवाल, चाहते, जी जी वरना बिल्कुल बिल्कुल। राजेश रेड्डी सर की गजलों की ये भी खासियत रही है कि इन्हें हमारे वक्त की बड़ी आवाजों ने भी आवाज दी है, चाहे जगजीत सिंह रहे हों, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जैसे जो कच्चे कच्चे लोग थे वो बचपन में उर्दू और गजल तक पहुंचे ही तब थे जब हम जगजीत सिंह को सुनते थे, गुलाम अली को सुनते थे, मेहंदी हसन को सुनते थे। तो मैं राजेश सर से ये जानना चाहती हूँ कि आपकी गजलों को फनकारों ने आवाज भी दी है, आपको क्या लगता है कि शायरी और मौसीकी एक दूसरे की कितनी हम है, हम सफर हैं, एक दूसरे को कितना एनहेंस करती हैं? शायरी अपने आप में मुकम्मल होती है या मौसीकी उसे आके और मुकम्मल बना देती है?
खास तौर पे अगर जगजीत सिंह जैसी आवाज हो, तो आपकी गजल कभी ऐसा हुआ कि आपने लिखा, फिर आपको लगा जब उन्होंने गाई तो वो कुछ ज्यादा ही असरदार हो गई? ये आपका क्या तजर्बा रहा इस चीज को लेके? और मेरा तजुर्बा तो बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं खास तौर से एक गज़ल के बारे में कहना चाहूँगा। जगजीत सिंह साहब ने तो कई गाई, और उसमें वो ये ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, जी, ये जिंदगी उसने की बहुत किताब है, ये लोगों को। किताब भी कैसी किताब है। जी, 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 और जी। ज़िंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या हाँ, लिखी गई, ये तो क्या थी। बात है। लेकिन एक गज़ल जिसने ज़्यादा मोहब्बत दी और सब जगह पहुँचाया, वो थी पंकज उधास साहब ने जो गाई, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो क्या, मिट्टी का हाँ, फना हाँ, होने से डरता है। ये गज़ल फना जब होने पंकज से उधास साहब डरता ने है। गाई, जब कैसेट का दौर था, सीडी का भी नहीं, कैसेट का दौर था, तो उस दौर में ये गज़ल आई थी और सब जगह पहुंची, और लोगों ने नोटिस किया कि ये हम मुझे लोगों ने लगता है कि सुनी थी गज़ल है। सर, कैसेट में कैसेट में सुनी थी कैसेट को लाके सुना था ये गजल को। जी। दो वाक्य इरफान भाई, आपने कहा ना आप जो शायर है उसको गायक से कहाँ तक एनहांस करता है, वो ये मैं बता रहा हूँ। इस गज़ल की खास तौर से जी। बात, दो जी। बात हुए कि ये गज़ल उन दिनों जब आई थी और सब जगह इसके बातें होने लगी थी और पसंद की जाने लगी थी, उन दिनों दूरदर्शन कार्यक्रम, जब चैनल्स तो थे ही नहीं, सिर्फ दूरदर्शन था, तो पंकज दास जी ने इसको वीडियो में मतलब स्टूडियो में गाया था वहाँ पे, और ये बज रही थी गज़ल। और उन दिनों होता ये था जी। कि शायर का नाम नीचे नहीं आता था, पंकज दास गा रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, सब कुछ है। तो हुआ ये कि सब घरों में सुना जाता था, मेरे एक दोस्त भी अपने घर में बैठ के सुन रहे थे, और जब ये मेरे के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की दुनिया बड़ा होने से, ये शेर जब आया, तो उसने अपने घर में बैठे हुए लोगों से बेसाख्ता कहा कि यार ये पाकिस्तानी लोग भी क्या खा के शेर कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे शेर क्यों नहीं कहते हैं। तो उसको आइडिया ही नहीं था क्या कि ये बात, शेर किसका है। क्या बात है। उसने ये सोचा कि ये इस तरह की शायर वही किसी पाकिस्तानी शायर की होगी। और फिर वो मेरा दोस्त है, वो बाद में जब मिला और बाद में पता लगा कि ये गजल मेरी है, यार बोले यार ये तो कमाल हो गया। देखो उसने मुझे बताया कि मेरे मुंह से ये निकला था और मैंने ये कहा था, और मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी गजल नहीं है। तो ये हुआ। दूसरी बात ये क्या कि बात। ये गजल जब पंकज दास साहब बड़ौदा में एक प्रोग्राम में गाई, और उस वक्त मजरूह सुल्तानपुरी साहब उसके चीफ गेस्ट थे। ये बहुत पुरानी बात है, मजरूह साहब उसके चीफ गेस्ट थे। तो ये गज़ल जब उन्होंने गाई और ये सब, तो पर्टिकुलरली इस शेर पर वो मजरू साहब, ये पंकज साहब ने रिकॉर्डिंग में कहा है ये कि मजरू साहब ने कहा, पंकज ये शेर जरा दोबारा पढ़िए, पंकज ये शेर दोबारा पढ़िए। तो क्या पंकज जी बात है। सोचने लगे कि यार क्या शेर बात। तो नहीं, कुछ गड़बड़, ये कह रहे हैं बाबा पढ़ो, तो कहीं कुछ कुछ करदारा तो नहीं। तो वो पढ़ने लगे, वो 3 बार पढ़ा, और फिर जैसा उन्होंने कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग उनकी है कि मजरू साहब खड़े होकर ताली बजाने लगे, और उन्होंने कहा क्या बात है। कि क्या आपका शेर की गजल है। और जब बाद में कंसर्ट के बाद जब वो खाने पे आपस में बैठे, तो ये किनका है, उन्होंने कहा साहब यही वो है, उन मेरी तरफ मुबारकबाद दीजिए उनको मेरा। तो इस गजल ने मुझे क्या इतनी बात। मोहब्बत दी कि क्या बात, वाह। ये कहाँ से कहाँ, और इसी हम तो वजह से अभी भी मेरी ताली मछली बजाना के चाहेंगे इस लोगों ने बात जाना। के लिए जी। बहुत खूब, जी बहुत वाकई खूब। में बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई ये शेर मतलब कई दीवान पे भारी है। ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, ये जी। वही बात कह रही हूँ जो सच है। हम लोग खुद तो ये शेर इस जब बारे में इस सुनते हैं, तरह अच्छा अच्छा से जो आपने बात, शायर का जो रिश्ता है और उससे क्या जी, हो गया, तो ये मेरे साथ ये हुआ। जी, सही बात है। और सर मैं ईमानदारी से आपको बताती हूँ, मेरा भी आपसे रिश्ता पंकज उधास साहब की आवाज से ही बना था, और यही शेर सुन के बना था कि वाह क्या शेर है और क्या गजल है। और मैं अपनी फितरत से ही मैं पहले शायर का नाम ढूंढती हूँ, तो मैंने आपका नाम तभी पढ़ा था और मुझे लगा था कि वाह क्या क्या कमाल के शायर हैं आप। आज आपसे बात करने का मौका मुझे मिला है, ये वही कि मैंने कहा बिना मांगी मुराद मेरी पूरी हुई है। एक सवाल मैं आपसे और करूंगी, बहुत आपने बहुत शायद फिल्मों के लिए भी लिखा है, आपने फिल्मों के लिए भी कुछ गाने लिखे हैं शायद, सिनेमा के लिए? फिल्मों में जी, जी। सिनेमा के लिए हुआ ये था कि जगजीत सिंह साहब ने एक फिल्म के लिए मुझसे
2 गाने रिकॉर्ड भी हुए थे, लेकिन वो फिर वो जी किसी वजह से वो पूरा रह गया सिलसिला, यूज नहीं हुए। हुआ और फिर अब जी जिस जी हिसाब से जी तो वो जी। सामने आए नहीं। और अच्छा एल्बम तो काफी हुआ, टीनेजर्स के लिए मैंने टाइटल जी। मैंने तो दिलों सर में बनाया आपसे था, मैं जब एक किया सवाल उनको। जो मैं सवाल करना चाहती हूँ कि क्या एक जो अदबी शायर है, जैसे साहिर साहब के समय तो साहिर और गुलजार ने तो ये उठाया, फिर हसरत जयपुरी और मजरू साहब ने भी इस चीज को आगे बढ़ाया, लेकिन जो एक अदबी शायर होता है वो फिल्मों में लिखने के लिए कितना सुटेबल हो सकता है, या कितनी उसको कंप्रोमाइज करनी पड़ सकती है अगर वो फिल्म में लिखने जाए तो? नहीं, देखिए, अगर आप पहले की बात करें तो सारे फिल्म के बड़े बड़े गीतकार अदबी शायर, जी मजरू जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, बिला शक। कैफी आजमी, हम्म, ये सब के सब जो है वो, साहिर लुधियानवी, ये सब अदब के बड़े नाम थे, बड़े नाम थे, जिनका की कंट्रीब्यूशन इनके बगैर उर्दू शायरी की बात, उर्दू गजल की बात हो नहीं सकती। तो ये तो ऐसे ऐसे लोगों ने अपना सिक्का बनवाया, और ऐसे ऐसे गीत तभी हम लोग आज भी उनको गुनगुनाते हैं। आज के शायर आज जो है बेशक वो जबान पे आते ही नहीं, और बेशक बेशक। हमारी यादों का हिस्सा बनते हैं। एक ज़माना था जब शायरी और राइटर्स और पोइट्स और अच्छे लिखने पढ़ने वालों की कदर होती थी, तो वो उस तरह की फिल्में भी बनती थी, उस तरह के गाने भी होते थे, उस तरह के डायलॉग भी होते थे। अब अली सरदार जाफरी साहब या अख्तर उल इमान साहब ऐसे ऐसे डायलॉग राइटर हुआ करते थे, जो बिल्कुल जो सही नए बात। नज्म के बड़े नाम। बेशक तो एक बेशक। दौर था, तो आज भी कैफी अगर आजमी, कैफी आजमी बदल गया है। साहब, जावेद अख्तर साहब, हाँ जी जी, गुलजार साहब तो नहीं। जी जी सर। सर यहाँ हमारे कुछ नाजरीन में से एक ये भी आया है कि राजेश रेड्डी साहब का ये शेर, ये गजल भी शायद सुनना चाहते हैं। किसने पाया सुकून दुनिया में, जी, किसने पाया सुकून दुनिया में। तो ये गजल सर के यहाँ मेरे ख्याल थोड़ा ना नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आई। जी जी। घर से मैं निकले थे कह रहा हूँ कि हौसला हमारे, करके। जी, ये जी जी जी, हाँ, घर से निकले थे हौसला घर से करके, हाँ। निकले थे लौट आए खुदा खुदा करके। घर से हाँ, निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। और जिंदगी तो कभी नहीं आई, जिंदगी तो हाँ, कभी नहीं आई, कभी नहीं आए। मौत आई जरा करके। जिंदगी तो हाँ, कभी नहीं आई, मौत आई जरा जरा करके। घर से हाँ, निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जी, क्या बात वाह है, वाह क्या। वाह वाह, क्या बात डॉक्टर डॉक्टर अमजद अली बाबर है सर, ये भी दरस तदरीस से जुड़े हैं, कॉलेज में हमारे साथी हैं। ये पूछ रहे हैं कि नई नस्ल के शोरा से कहाँ तक आप मुतमईन हैं, और आपका क्या मशवरा है कि नए शोरा को कौन सी राह इख्तियार करनी चाहिए। राह तो एक ही है कि मेहनत करें, पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अच्छे लोगों को पढ़ें, सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं, पढ़ें। और जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना अच्छा सुनेंगे, और तो अपने आप में वो सब सब एनरिच होंगी, चीज़ें आप में जुड़ेंगी। और वो प्रोसेस तो ज़िंदगी भर चलता है। तो हाँ, अपने आप में कहते ही मुतमईन न हो जाए कि मैंने कह दिया और अब बहुत अच्छा हो गया और अब सब कुछ हो गया। लोगों से बात करें, डिस्कस करें, सुने सुनाएं, तो फिर वो एक सिलसिला बनता है। तो उससे आप ये कि क्रिएटिविटी का एक प्रोसेस है, जो उसमें आप बने रहें, सोचते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। तो इसी से चीज़ें बनती हैं, इसी से बात बनती है। क्या क्रिएटिविटी, बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्रिएटिविटी हमारे आज निसाब का हिस्सा बनती जा रही है सर। हमारे कॉलेजेस के जो सिलेबसेस बनते हैं, वहाँ अब क्रिएटिविटी को खास एक मुकाम दिया जा रहा है, वो चाहे सेमेस्टर सिस्टम हो या ईयरली हो। तो मैं मुख्तसर ही सही, लेकिन क्रिएटिविटी पे आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि तख्लीकियत क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, ये कैसे आती है या कैसे समझाई जा सकती है। मतलब एक फन, अगर एक शायर है या एक आम सा इंसान है, वो अगर शायर बनने की कोशिशें करता है, तो उसके अंदर वो क्रिएटिविटी कैसे आएगी।
देखिए इरफान भाई, हर चीज़ का ये है कि वो एक बात सिर्फ शौक से काम नहीं चलता। अरे मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये करने लग जाऊं, ये नहीं होता। अब मैं अगर कल को ये कहूँ कि साहब मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे कुछ और, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि आपको वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। पहली बात तो ये, वो टैलेंट, वो फील्ड जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, ये भी सही कि वो उसका कई बार ये होता है कि आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली किसमें वो कुदरत आपसे क्या काम लेना चाहती है, ये क्या काम लेना चाहती है। मैं जगजीत सिंह साहब का ये जुमला है जो मुझसे अक्सर कहा था कि ऐसा लगता है कि कोई हमसे काम ले रहा है। तो ये जब आपको लगने लगे कि कोई हमसे काम ले रहा है, फिर आप उस काम में लग जाते हैं और उसके लिए फिर आप जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें जुड़ जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें और पहले शौक, फिर जुनून और फिर वो दीवानगी, ये सब जो है वो आपको आगे बढ़ाती चली जाती है। तो जैसे उर्दू शायरी का जो है, मैंने कहा ना कि मैं पहले हिंदी गीत कहता था, फिर वो शौक पैदा हुआ लोगों से के साथ उठते बैठते, फिर शौक, फिर एक जुनून बना कि मुझे जाना तो सीखना है। ये हर फील्ड में होता है। तो अगर है या नहीं, पहले तो ये कि ऊपर वाला आपसे क्या काम लेना चाह रहा है, और जब वो आपसे तय आपको महसूस होने लगे कि ये मुझे काम है जो मुझसे हो रहा है या हो सकता है या मुझे, तो फिर उसकी सारी उसकी उससे जो सारे उससे जुड़े जो सारी बातें हैं उसमें आप उतरें, उसको आप महसूस करें, उसमें आप इन्वॉल्व हों। तो ये प्रोसेस है जी। वाह, बहुत खूब। हमारे प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि राजेश रेड्डी भाई, मैं फेसबुक पर भी ये लिख चुका हूँ, जहाँ तक इस शेर का ताल्लुक है, जो मैंने अपनी इस गुफ्तगू के आगाज में मतलब इस प्रोग्राम के आगाज में ही सरनामा सुखन बनाया था, वही शेर उन्होंने लिखा है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कहते हैं कि जब मैंने शऊर की आंख खोली, इस शेर से वाकिफ था और ये भी मालूम नहीं था कि ये किसका है, और आज आप मेरे रूबरू हैं, ये हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत उन्हें लग रहा है। रेड्डी साहब की आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, ये भी हमारे कुछ नाजरीन कह रहे हैं। बहरहाल, ये जो शायरी में सर आमद और आगुर्द का एक कंसेप्ट है, आमद और आगुर्द का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये। दोनों तरह से शेर होते हैं, लेकिन आप पहले से किसी गज़ल को पढ़े या कोई आपकी कोई ज़मीन आपको इंस्पायर कर रही है, ये वहाँ से शुरू होता है। कई बार तो आप क्या तरह गज़लें भी अक्सर होती हैं कि आप ना कि कोई आपको तरह दिखे, उस पर आप काम करना शुरू करें, तो उसमें भी अच्छे शेर निकल आते हैं। कई बार होता है तो अच्छी अच्छी गज़लें हो जाती हैं, लेकिन जो स्पॉन्टेनियसली आप में जो स्पार्क होता है, जो चीज़ें क्लिक करती हैं, तो अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैं आप उस मूड में आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई थॉट आपको आपको इंस्पायर करता है या कोई बात में उसमें चमक आई, और फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। उसके लिए बहर बाद में तय होती है क्या होना है क्या नहीं होना, फिर आप उस पर प्रोसेस है और काम होता है। लेकिन ये सही है कि अगर आप तहरीर गज़ल भी कह रहे हैं या सामने रख के भी किसी अपनी कोशिश से भी सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो लेकिन आमद का दखल बगैर, उसकी मर्जी के बगैर, जो काम लेने वाली बात जो कह रहे हैं हमें, तो उसका सहारा आपको मिलता ही चला जाए। जब आप कहने लगे तो वो कोई और भी आपके साथ आ जाए, कोई और भी आप जुड़ जाए, तो वो शेर बनता चला जाता है। वाह, वरना तो सिर्फ मैकेनिकल काम हो जाएगा। अगर और आपके साथ नहीं है तो वो मैकेनिकल काम हो रहा है, तो और वो दूसरे भी हो जाएंगे, रदीफ और बहर और काफी सब हो जाएंगे काफी। लेकिन कहीं कुछ है जो आपसे काम लेने वाला है, वो जो आपके साथ आने लगता है और आपकी कोशिश में साथ हो जाता है, तो फिर शायरी। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। यानी कोई कुव्वत है जो हमें मुतहर्रिक रखती है, जो हमें काम करवाती है और जो साथ साथ चलती है,
उस तक पहुंचना जो है वही कमाल है, वही महराज है। बहुत खूबसूरत फलसफा आपने हमें दिया। और जाहिर सी बात है कि मोहतरम, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले के राब्ता मुनक़ता हो हमारा, हम एक दूसरे को अलविदा कहें, हम आपका कलाम और सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ बार बार ये फरियादें भी आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना मज़ीद कुछ बेहतर जो आपको लगे कि हमारे नाजरीन इस वक्त महसूस कर रहे हों कि इनको ये दवा दी जाए। देख, मैं इरफान भाई, प्रतिमा जी, ये गज़ल पेश कर रहा हूँ। एक अलग तरह की गज़ल है, अलग तरह की रदीफ भी है। जी सर, इरशाद। जी सर। तो इसके साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहूँगा। ये गज़ल: दर्द सारे कहाँ मुस्कान में रखे हुए थे, दर्द सारे वाह वाह, कहाँ मुस्कान में रखे हुए थे, सिर्फ कुछ फूल ही गुलदान में रखे हुए थे। दर्द सारे कहाँ मुस्कान में रखे हुए थे, क्या बात है, सिर्फ कुछ फूल गुलदान में रखे हुए थे। और नाउमीद ने बना रखा था उम्मीद का भेष, नाउमीदी ने बना रखा था उम्मीद का भेष। क्या बात है। गम मेरे खुशियों के इम्कान में रखे हुए थे, नाउमीदी ने बना रखा था उम्मीद का भेष, गम मेरे खुशियों के इम्कान में रखे हुए थे। और ये कि जब उठाए गए दुनिया से तो एहसास हुआ, हाय क्या बात। जब उठाए गए एहसास हुआ, हम यहाँ एहसास हुआ, बस यूं ही सामान में, हाय क्या बात है, यहाँ बस यूं ही सामान में रखे हुए थे। और ये शेर देखे कि क्या बात, ऐसा लगता कि गालों को सूखे हुए अश्क, ऐसा लगता था कि गालों पे वो ठहरे हुए अश्क, ऐसा लगता था कि गालों पे वो ठहरे हुए अश्क, के लिए दालान में, ऐसा लगता था कि गालों पे सूखने दालान में रखे हुए थे। और ये खास देखें कि क्या मेटाफर है, जाना न पड़ा ढूंढ खुद को कहीं और, हमको जाना न पड़ा ढूंढ खुद को कहीं और हुए थे, हमको जाना हम तो अपने न पड़ा ढूंढने खुद कहीं और, हम तो अपने ही गिरेबान में रखे हुए थे, हम तो अपने ही गिरेबान में रखे हुए थे। वाह वाह, क्या बात है। और ये शेर दुनिया में जो गैर बराबरी हम देख रहे हैं और सबकी, सोने चांदी के चिरागों की मुहाफिज थी हवा, सोने चांदी के चिरागों की मुहाफिज थी हवा, हम थे मिट्टी के तो तूफान में रखे हुए थे, सोने चांदी के चिराग मुहाफिज हवा, हम थे मिट्टी के सो तूफान में रखे हुए थे, तूफान में रखे हुए थे। वाह वाह वाह। हर इंसान होते हैं, शख्स होते हैं, हम में मौजूद रहा करता था हरदम कोई और, हम में मौजूद रहा करता था हरदम कोई और, हम किसी और की पहचान में रखे हुए थे, हम में मौजूद रहा करता था हरदम कोई और, हम किसी और की पहचान में रखे हुए थे। और गजल का आखिरी शेर, खास क्या बात, गर न ठुकराते जहां को तो न पाते खुद को, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बड़ा शेर है। वाह, तो पाते खुद को, फायदे कितने ही नुकसान में रखे हुए थे। क्या शेर है मोहतरम, वाह क्या शेर है, वाह। फायदे कितने नुकसान में रखे हुए थे, दर्द सारे कहाँ मुस्कान में रखे हुए थे, सिर्फ कुछ फूल ही दिल रखे हुए थे। सर, प्रोफेसर वसी बख्तियार साहब आपको आदाब कह रहे हैं। प्रोफेसर बख्तियार साहब के साथ आलम बनारसी और सैयद सलीम और डॉक्टर अमजद अली बाबर और सबिया सुंबल साहिबा अलीगढ़ से कह रही हैं कि मेरा सलाम भी आप तक पहुंचे। वाजिद साहब भी आपको समात कर रहे हैं। तो सबिया सुंबल साहिबा की जी के एक गजल और
शायर शायर से फरमाइश कर रहे हैं सर कि एक गजल और। क्योंकि कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं तो वो उन्हें ये नहीं पता कि हम पिछले 1-1.5 घंटे से बात कर रहे हैं। बहरहाल एक गजल। एक और गजल मैं पेश कर रहा हूँ। इस गजल के साथ भी ये है कि जैसे मैंने कहा ना, एक तो ये है कि आप स्पॉन्टेनियसली अपने हिसाब से कोई नई ज़मीन आपको हो जाती है या कोई नई ज़मीन में आप काम करते हैं, या एक गज़ल तरही गज़ल भी होती है जो मैंने आपसे फरमाया था कि अर्ज़ किया था। तो ये गज़ल जो मैं पेश कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो ये है, तरही गज़ल है। तो रामपुर की मशहूर लाइब्रेरी वो हर साल एक तरही मुशायरा करती है, और करती थी मतलब, और एक मिसाल दिया करते थे, उस पर सब लोग शेर कहा करते थे। तो उस तरही मुशायरे में हिंदुस्तान भर के लोग अच्छे शायर मौजूद थे। मैं भी अपनी गज़ल लेके गया वहाँ पे, और थे मुजफ्फर हनफी साहब, उसमें सब अच्छे बड़े नाम, अजहर इनायती साहब और सभी लोग, मंजूर उस्मानी उसकी निज़ामत कर रहे थे। तो ये गज़ल तरही गज़ल थी, तरही मिसरे पे मैंने कही थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऊपर वाला के साथ आता गया और गज़ल होती गई। तो मैं ये गज़ल तरही गज़ल होते हुए भी ऐसी गज़ल हो गई जो मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी की, मेरी लाइफ की कुछ अच्छी गज़लों में से, जिसे मैं गिन सकता हूँ, कह सकता हूँ, उनमें से गज़ल ये हो गई। मैं कर रहा हूँ, उसको लोगों ने पसंद किया, और वो गज़ल उस मुशायरे में 2 बार पढ़वाई गई मुझसे, पूरी गज़ल। वाह, क्या ये बात, गज़ल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिंदाबाद। अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने कहाँ से हम। अब क्या वाह बताएं, वाह वाह। टूटे हैं कहाँ से हम। अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने कहाँ से हम। खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। वहां अब से क्या हम, वाह बताएं, वाह टूटे वाह वाह। कहाँ, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। यहाँ से और ये शेर वहां की, से हम। शुक्रिया। और ये, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून। क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून। नाराज हैं ज़मीं से खफा आसमां से हम। क्या जाने किस वाह, जहां में मिलेगा हमें सुकून। नाराज हैं ज़मीं से नाराज खफा है जमीन आसमां से से हम। खफा आसमां से हम। वाह 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 वाह, और ये इस जिंदाबाद। गज़ल का खास शेर देखें, नाराज हैं ज़मीं से खफा आसमां से हम। अब क्या बताएं, टूटे हैं वाह। कितने कहाँ से हम। खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। शेर के, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास। हाय वाह हाय, अब तो अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास। क्या बात है। तो वाह वाह बता वाह। दूं, अब जो एक पानी जैसा लगता है लेकिन होता नहीं रेगिस्तान में, उसे शराब कहते हैं। एल्यूजन। अब तो शराब ही हाँ, से इल्यूजन है। बुझाने लगे हैं हाँ प्यास। तो शराब से बुझाने लगे प्यास, लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम। अब तो हाँ शराब ही हाँ। से बुझाने लगे हैं, क्या बात है लेने साहब, लगे वाह। हैं काम। अब तो हाँ उसे हाँ, बुझाने लगे हैं यकीन से प्यास, घुमा। लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम। और ये शेर वाह गुमा से हम। अक्सर हम वाह। पढ़ते हैं कि का वो झूठ बोलने वाली मशीन का टेस्ट जो होता है ना, कि वो कि ये लाई बताएगा डिटेक्टर। सच है कि झूठ है। हाँ, हाँ। तो ये वो मशीन वाले ने हर इंसान के जिस्म में रखी हुई है। और ये शेर देखें कि अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम। वाह। और ये शेर के, लेकिन हमारी आंख कुछ और कह दिया। लेकिन लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, कुछ और कहते रह गए अपनी जुबान से हम। लेकिन हमारी हाँ, आंखों ने कुछ और कह दिया, कुछ और कहते क्या रह गए मिसरा है, अपनी वाह जुबान। वाह वाह। बाद में कहने लेकिन वाली हमारी बात आंखों पहले ने कह कुछ दी और, गई, और क्या खूबसूरत है। वाह 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 वाह। वाह, वाह वाह वाह। कुछ और कहते रह गए अपनी जुबान से हम। और इस शेर की क्या देखें, क्राफ्ट है इस गजल शेर का, का सर, ये शेर का क्राफ्ट कमाल है। वाह। वाह, लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, कुछ और कहते रह वाह, गए अपनी जुबान से हम। और शेर देखें वाह, वाह। इरफान भाई की, कुछ और कहते रह गए अपनी जुबान से हम।
मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं। हाँ, जी देखिए, अपनी कहानी में मिलते हम नहीं कहीं। है अपनी कहानी में हम कहीं, मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं, गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं, वाह, गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां जब से से हम। तेरी दास्तां से शेर, हम। वाह वाह वाह। मिलते नहीं है कहानी में हम कहीं, गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। और ये देखिए, दुनिया जो है दो तरह के लोगों में बटी हुई है, इस्तेमाल करने वालों में और इस्तेमाल होने वालों में। हम वाह, कहाँ क्या हैं? बात कही है सर, वाह। क्या जाने किस निशाने पे जाकर लगेंगे कब। जफर भाई देखें, क्या जाने किस निशाने पे जाकर लगेंगे कब, छोड़े तो जा चुके हैं किसी की कमा से हम। क्या जाने किस निशाने पे जाकर क्या लगेंगे बात कब, है। छोड़े तो जा चुके हैं किसी की कमा किसी से की हम। कमा से हम। वाह और वाह। और आखिरी शेर, ये जिस दौर में हम जी रहे हैं उसको पूरा समेटने की कोशिश कि, और ये तो बहुत ही आज के ज़माने का शेर। हम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, हम क्या बिक बात है। रहे वाह। थे मेले में वाह मेले वाह खुशियों वाह। में, के नाम पर, खुशियों के नाम पर। हम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, मायूस होके लौटे हैं हर एक दुकान से हम। हम हाय बिक हाय रहे थे हाय। वाह मेले में खुशियों के नाम मायूस पर, होके वाह लौटे वाह हैं हर एक मायूस दुकान से हम। क्या बात हर है एक सर। दुकान से। वाह 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 वाह। वाह। क्या क्या बात। खूबसूरत शेर है। अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को हाय हाय। वाह समेटे वाह हैं वाह। यहाँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत खूब सर, बहुत खूब। राजेश सर, आपके शहर हैदराबाद से, हैदराबाद से मेरी दोस्त हैं शारदा झा, वो आपको सुन रही हैं और बोल रही हैं कि वाह वाह, मेरे पसंदीदा शायर रेड्डी साहब, उनको ऐसे शुक्रिया लाइव सुनने का शारदा जी, मौका मिल रहा है, सौभाग्य है मेरा। बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से आपको सलाम पहुंचाया। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। हमारा भी जी चाहता है कि इरफान हम भाई, सुनते ही इरफान रहें लेकिन नेटवर्क थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ कुछ कमजोर हो गया है, क्योंकि एक तो ये बहुत हमें वो सुनने में आ रहा है कि फायदे कितने ही नुकसान में रखे हुए थे। ये शेर लोगों ने बहुत कोट किया है, और कुछ अभी भी कह रहे हैं कि मसरूफ थे इसलिए देर से आए तो बहरहाल अ, मैं यहाँ ये लेकिन भी मैं जानता बहुत मैं बहुत एक शुक्रिया। बात कहूंगी इरफान साहब। जी जी। जी, हाँ हाँ सर, आप बोले, आप इरफान साहब बात पूरी करें अपने, तो मैं कुछ कहूंगी। आप जी बताएं बताएं। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो देर से आए, तो कभी कभी हमें कहना पड़ता है कि जो देर से आया, वो क्या कहते हैं, जो देर से आया उसको कुछ न कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो सर, हम लोग के साथ लगभग 1.5 घंटे से हैं, और जो बातें आज हुई हैं, मेरे लिए तो वो हासिले जिंदगी जैसा है। एक अपने इतने अजीज शायर से रूबरू बात करने का मौका इरफान साहब के बदौलत मुझको मिला है, और सर ने ये इजाजत दी कि मैं उनसे बात कर सकूं, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और एक शेर, मैं इससे पहले कि इरफान साहब आज का प्रोग्राम आप खत्म करिएगा, एक शेर मैं जरूर कह दूंगी सर का, सर के सामने, जो मेरा फलसफा रहा है, और मैंने तमाम मौकों पर लोगों को ये शेर अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात को क्लियर करने के लिए सुनाया है। सर, आपकी इजाजत तब नहीं ली थी, आज मैं ले रही हूँ कि आपका ये जो शेर है वो मेरी जिंदगी का फलसफा है। राजेश रेड्डी सर का ये शेर, और वो शेर ये है कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। ये वाह मेरा फलसफा है, और उसको देने वाला शायर मेरे सामने है। मैं इस शाम को सलाम करती हूँ। वाह अब आप वाह। इरफान साहब, आप मैं जी। यही देख रहा हूँ कि मलिक निजामी साहब हैं, असरार गांधी साहब हैं, हैदराबाद से ही आपको वो भी देख रहे हैं, और असदुल्ला शरीफ साहब हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी हमारे साथ हैं, सुंबल साहिबा भी हमारे साथ बनी हुई हैं। तो मैं जाते जाते, चूंकि बहुत वक्त भी हो चला है, मैं आपको ये जरूर यानी आपकी जुबानी ये सुनना चाहता हूँ कि जो ये नया दौर है, नए लिखने वाले हैं, या जो उर्दू वाले हैं, इनके लिए भी, और जो नॉन उर्दू वाले हैं उनके लिए भी, कि उर्दू जुबान और अदब को किस हद तक वो पढ़ें, अपने अंदर महसूस करें,
ये मोहब्बत की जुबान है, ये हम कहते हैं कि एक जुबान ही नहीं तहजीब भी है। तो मैं आपकी जुबान से चाहूंगा कोई एक पैगाम जो आलमी पैगाम हो। नहीं, पैगाम क्या, बस पैगाम तो वही है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक वह पहुँचा ही रहे बहुत अच्छे ढंग से। पहले ये बताएं कि जो नए नए साथी आए हैं, प्यार था जी उनका भी थोड़ा वो, अगर वक्त हो तो मैं एक हमारे पास है सर। हमारे पास है, बस आप अगर इजाजत दें तो, क्योंकि असरार गांधी साहब, असदुल्ला साहब, मलिक साहब, निजामी साहब, इसम्बुल साहिबा, ये आपको सुनना चाहते हैं। इन्होंने कहा भी है कि मसरूफ थे, माजरत। जी नहीं तो एक गज़ल में वो गज़ल ख़ास तौर से जो मेरी उड़ान, मेरी पहला पहला मजमुआ है उड़ान, जिसमें ये गज़ल है, जो टाइटल गज़ल जी है। और ये वो गज़ल वाह क्या पता, इसके साथ में जो बातें जुड़ी है कि तो ये है, ये गज़ल जगजीत सिंह साहब के आखिरी एल्बम, इसको रिकॉर्ड कर चुके वाह वो, लेकिन वो उस दुनिया में फिर रहे नहीं। तो चित्रा सिंह जब रिकॉर्ड मतलब इसको रिलीज़ करें तब की बात है। तो ये वो गज़ल है जिसके साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरा काम और वाह मेरे सिलसिला जो है शायरी का, मजमूए का कहना चाहिए। तो ये गज़ल मैं तरन्नुम से गुनगुना करके आपको और फिर आपसे वाह, इजाज़त लूँ। बहुत जी खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। जी। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी हाँ 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 हाँ। उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी बाकी है। है, हाँ 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 हाँ। जाने की उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। और शेर खास फरमा देखें, जितनी बटरी थी बढ़ चुकी ये जमीन, जितनी बटरी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो हाँ हाँ बस हाँ। आसमान आसमान बाकी है। हाँ बाकी हाँ हाँ। है, क्या बात है, जिंदाबाद। वाह। आसमान बाकी है, जाने की तेरी उड़ान वाह, जाने बाकी कितनी है। उड़ान बाकी। और इस सिलसिले का वाह शेर, अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती हाँ हाँ हाँ, है, वाह तुम्हें अमनो अमान बाकी वाह, है, क्या बात है। तुम्हें अमनो बाकी है, वाह, वाह क्या बात है। वाह वाह। और जिंदगी का सिलसिला प्रतिमा जी देखें, इम्तिहान से जी सर। गुजर के क्या देखा, हाँ 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 हाँ, इम्तिहान गुजर वाह। के क्या क्या देखा। देखा, एक नया इम्तिहान बाकी बाकी है, है। हाँ हाँ हाँ। एक हाँ नया हाँ हाँ हाँ। इम्तिहान। क्या बात है। क्या क्या बात है। फलसफा है। बाकी मन, क्या बात है। वाह वाह की वाह तेरी उड़ान। और वाह। गजल का आखिरी शेर, वाह हर युग वाह। का सच है, शायद का सच है ये, और आज तो ज्यादा ही सच है। देखें, असदुल्ला सरकलम साहब कह भी रहे हैं कि होंगे, ये मेरी पसंदीदा गजल है। वाह। शुक्रिया, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान जुबान बाकी बाकी है। है, हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ जिंदाबाद हाँ हाँ। क्या बात जिंदाबाद। है। बाकी है, जाने कितनी उड़ान
बाकी है इस परिंदे में जान बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। परमिंदर सिंह आपको सलाम भेज रहे हैं राजेश सर। बहुत बेशुमार सर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या के अलीगढ़ हो या बनारस हो या फिर आपका हैदराबाद दिल्ली हो, बेशुमार ढेरों दाद ही दाद आई। हैदराबाद। तो बहरहाल मैं ये कहूंगा कि मानी खेज और गहराई के लिए इस गजल पर आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मुंह में जुबान बाकी है, कुछ कह रहे हैं इम्तिहान बाकी है। तो एक एक मिसरे पे आपको दाद और तहसीन से नवाजा गया है। ये ना सिर्फ आपकी बल्कि मैं कहूँगा कि हमारी भी इज्जत हो रही है कि हम जिन शेरों को पढ़ के बड़े हुए वो आज हमारे सामने हैं, हम उनसे बात कर पा रहे हैं। तो मैं आपने पैगाम भी दे दिया कि मोहब्बत भरा पैगाम है उर्दू जुबान में, और ये सीखने से ही आएगा। ये सारा अमल जो है आप सीखते रहें, आप पढ़ते रहें। तो अगर इजाजत हो तो मैं इसको प्रतिमा कुछ कहना चाहेंगी आप? बस मैंने अपनी बात कह दी है और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले का। और आज राजेश रेड्डी सर से बात करके मुझे एल्केमिस्ट की एक बात और याद आ रही है कि जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हैं तो वो जरूर पूरी होती है, कभी ना कभी कायनात वो पूरी करती है वो चीज। तो आज बात करने का मौका इस प्रोग्राम के लिए हम सबके लिए एजाज की बात है। और जिस तरह से आप शेर तो किसी और का है, लेकिन मैं राजेश रेड्डी सर के नाम करना चाहती हूँ ये शेर हमारे इस प्रोग्राम में। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है अगर तो जिस तरह से वो हम लोगों से बात यहाँ करने के लिए राजी हुए और बात की उन्होंने, तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर हम बात कर रहे हैं कि किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुकाए चलता था। तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी शख्सियत इतनी हमारे साथ बैठ के हमसे बात की, हमें ये एजाज बख्शा। और आज का प्रोग्राम खत्म करने का हक मैं इरफान साहब का ही होना चाहिए, बिल्कुल तय। वही है कि एक रौब और जलाली चेहरा है इनका, तो उनके सामने मुझे भी कई लोगों ने कहा कि ये आपको कैसे मुयस्सर आ गए। तो वही आपने इसकी मिसाल भी दे दी कि मतलब कि वो आसमां था मगर सर झुकाए चलता था। आपने इंतहाई मयारी, इल्मी, अदबी और बड़ी आजी और इनकिसारी से जो बातें की हैं, जो मोहब्बत भरे पैगाम दिए हैं, जो आपने फलसफा पेश किया है और जिस एहसास और जज्बात के साथ आपने आज यहाँ बातें की हैं, मैं ना सिर्फ अपनी तहरीक बल्कि अपने तई में यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। बस यही कहूँगा कि आपका साया हम पे बना रहे, आपके फलसफे हमारे अदब में जो है वो दरामद होते रहें। तो नाजरीन, मैं इन्हीं कलमात से, इन्हीं एहसासात को आप बनाए रखिएगा। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे 5 बजे। जब तक के लिए दीजिए मुझे, हमारी मेजबान प्रतिमा सिन्हा साहिबा के साथ साथ हमारे आज के मेहमान राजेश रेड्डी साहब को इजाजत। कल शाम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत